तो आज हमारा क्लास चलेगा एमटी के प्रोसेसर के ऊपर। हम्म कितने तरह का मीडिया टेक सीपीयू होता है? रामचरण, हे गुरु जी। मीडिया टेक सीपीयू कितने तरह का होता है? और 2G 3G 4G 5G ऐसा। ना ना, सीपीयू का हाँ। कैटेगरी बताओ। 3G 2G 4G 5G नहीं, सीपीयू का कैटेगरी बताओ। Helio गुरु जी, P35 पहले G90। सिलिकॉन। ऐसे नहीं। पहले तो मीडिया टेक चिपसेट पर हमेशा एमटी से शुरू होने वाला नंबर लिखा होता है, ये पहला है। और सीपीयू को तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक एंट्री लेवल में जो आता है MT6739 से लेकर 6765, और यह हेलियो P35 के अंतर्गत होता है। फिर आता है मिड रेंज में, जो कि MT6785, जो कि हेलियो G90 से होता है, और MT6833, जो कि डिमंस्ट्री 700 के अंदर होता है। फिर आता है हाई एंड में 6893, जो कि डिमंस्ट्री 1200, और MT6983 डिमंस्ट्री 9000। इस तरह का इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो आज हमने जिस सीपीयू को ले रखा है वो है MT6769। MT6769, MT6769 भी, जिसमें हम हेलियो G8 या G85 के नाम से जानते हैं। ये एसपीएस वेरिएंट का एक बहुत ही पॉपुलर मिड रेंज सीपीयू है। रिपेयरिंग और थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सीमेटिक और आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सैमसंग A12, A22 और रेडमी नोट 9, 12C और वीवो ओप्पो के ढेरों मॉडल्स में इनको लगाया गया है। सीपीयू का टेक्निकल डिटेल्स और रिपेयरिंग पॉइंट्स क्या है? नंबर 1 पे आते हैं आर्किटेक्चर और पावर रेट्स। MT6769 एक अक्टा कोर प्रोसेसर है। इसको ऑन करने के लिए PMIC से कई तरह की सप्लाई चाहिए होता है। जहां पर मैंने ये येलो कलर करके हाईलाइट किया होता है, वो सवाल अगर तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है तो उसका जवाब मैंने नीचे दे रखा है। अक्टा कोर क्या है? अक्टा कोर का सीधा मतलब होता है 8 दिमाग, यानी कि 8 कोर। मोबाइल प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जिन्हें हम लोग कोर कहते हैं। ऑक्टा कोर का मतलब है कि एक ही चिप के अंदर 8 कोर मिलकर काम करते हैं, और हर एक जो कोर होता है वो इंडिविजुअल काम करता है। यानी कि एक कोर एक वक्त में एक काम को अंजाम देता है। इसका मतलब हो गया, जिसमें 8 कोर होता है तो वो एक वक्त में 8 काम को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं वी कोर। सीधा हम लोग सीपीयू के अंदर घुस गए क्या? बोलो, सीधा हमने सीपीयू के अंदर गए वी कोर? हाँ सर, कोर वोल्टेज आ गया तो अंदर ही चले गए। हाँ, अभी इसको हम समझेंगे ना, इसका सीक्वेंस को समझेंगे, ये कैसे काम करता है, इसका सीक्वेंस को भी समझेंगे। तो वी कोर जो है सीपीयू के मेन लॉजिक के लिए लगभग 0.8 से 1.1 वोल्ट ये प्रोवाइड करता है। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो तो फोन डेड मिलेगा। यहां पर मैंने लॉजिक को हाईलाइट करके रखा है। लॉजिक का मतलब होता है सीपीयू का डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा, जहां से सीपीयू अपना डिसीजन को प्रिपेयर करता है। मोबाइल रिपेयरिंग में जब हम कहते हैं कि वीकोर सप्लाई मेन लॉजिक के लिए है, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज सीपीयू के उन पार्ट्स को जा रहा है जो असली कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? अगर वीकोर सप्लाई नहीं होगा तो कैलकुलेशन भी नहीं होगा, प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, यानी कि सेट पूरी तरह से डेड हो गया।
फिर देखते हैं लॉजिक का टेक्निकल मतलब क्या होता है, क्योंकि ये लॉजिकल यूनिट के लिए वी कोर जो होता है वो वोल्टेज होता है। एक्चुअली लॉजिक का टेक्निकल मतलब क्या होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीपीयू के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। ये ट्रांजिस्टर मिलकर लॉजिक गेट्स बनाते हैं। ये ट्रांजिस्टर मिलकर लॉजिक गेट्स बनाते हैं, जिन गेट का नाम होता है AND और नॉट, नांड, नॉर, एक्सनॉर और एक्सनॉर बनाते हैं। जब आप फोन में कोई कमांड देते हैं, जैसे कि टच करना या कोई बटन को दबाया, तो सीपीयू उन लॉजिक गेट्स के जरिए डिसाइड करता है कि अगला स्टेप क्या होगा। उन लॉजिक गेट्स के जरिए सीपीयू डिसाइड करता है कि अगला स्टेप क्या होगा। वीक और वही बिजली या पावर है जो इन ट्रांजिस्टर को 0 और 1 बाइनरी में स्विच करने के लिए चाहिए होती है। अगर वीक और नहीं मिलेगा तो ट्रांजिस्टर का काम नहीं करेंगे, ट्रांजिस्टर काम नहीं करेंगे और सीपीयू कोई फैसला नहीं ले पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेड हो जाएगा। दूसरे में आते हैं, मेन लॉजिक क्या क्या कंट्रोल करता है। पीक और वोल्टेज मिलने पर सीपीयू के लॉजिक काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग करते हैं। इंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं आया? इंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं आया? संबोधन। अरे ये मतलब ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, तुम्हें मशीन की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, तुमने टच किया या बटन दबाया, अब इंस्ट्रक्शन गया कि नहीं सीपीयू के पास? यस सर। तो वो सॉफ्टवेयर फाइल को पढ़ना और एग्जीक्यूट करना होता है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सॉफ्टवेयर की फाइल को पढ़ना और एग्जीक्यूट करना, यानी कि सॉफ्टवेयर फाइल को पढ़ के उसके तुरंत काम में उसको अंजाम देना, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। फिर आता है डाटा राउटिंग। डाटा राउटिंग मेमोरी, रैम या स्टोरेज से सीधा उठाकर सही जगह भेजना, उस काम होता है डाटा राउटिंग। यानी कि डाटा कहां से उठा के कहां पर भेजना, इसको कहते हैं डाटा राउटिंग। इसके बाद आता है सिस्टम कंट्रोल। फोन के बाकी हिस्से जैसे कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, नेटवर्क को ऑर्डर देना, यानी कि कमांड देना। भीख और गया, भीख और समझ में आया? समझ में आया भीख और? जी सर। अरे हाँ इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आगे है, यहां पर मैं सिर्फ प्रोसेसिंग का शॉर्टकट लेके जा रहा हूं। इसके बाद आते हैं बी मॉडेम, नेटवर्क सेक्शन और मॉडेम प्रोसेसिंग के लिए भी मॉडेम का वोल्टेज होता है। अब ये मॉडेम प्रोसेसिंग क्या है? मॉडेम प्रोसेसिंग क्या है? मॉडेम मोबाइल का वो हिस्सा है जो नेटवर्क सिग्नल की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। सीपीयू के अंदर जो मॉडेम प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका काम फोन को दुनिया से कनेक्ट रखना है। सिंपल भाषा में, सीपीयू दिमाग है तो मॉडेम उसकी जुबान है। समझ में आया? समझ में आया? तुम्हारे पास दिमाग है, अगर तुम्हारे पास जुबान नहीं है तो तुम कुछ कर पाओगे? कर पाओगे? अगर तुम्हारे नहीं पास बाबूजी। नहीं। हाँ, तो यहाँ सीपीयू अगर दिमाग है तो मॉडेम प्रोसेसर जो है उसकी जुबान कहलाता है, यानी कि उसका मुंह कहलाता है। यहां से वो सोचेगा और यहां से बोलेगा। मॉडर्न मॉडेम प्रोसेसिंग क्या करता है? जब हम फोन को यूज करते हैं तो मॉडेम प्रोसेसिंग ये 3 बड़े काम को अंजाम देता है। पहला, सिग्नल ट्रांसलेशन, हमारी आवाज या डाटा को रेडियो वेव्स में बदलना ताकि वो टावर तक जा सके, और टावर से आने वाली वेव्स को वापस आवाज या वीडियो में बदलना ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सके। फिर आता है टावर सिलेक्शन। ये डिसाइड करना है कि फोन किस टावर से कनेक्ट होगा और कौन से बैंड से चलेगा, 2G चलेगा, 3G चलेगा, 4G चलेगा या 5G पर चलेगा। ये टावर सिलेक्शन कौन करता है? कौन करता है? मॉडेम प्रोसेसर। फिर आता है सिम कम्युनिकेशन, सिम कार्ड से डाटा पढ़ना और नेटवर्क सिक्योरिटी यानी कि एनक्रिप्शन को हैंडल करना। अब बताओ, कोई भी मोबाइल किस टावर से जुड़ेगा और कौन से बैंड पे जुड़ेगा,
इसका डाटा बेसबैंड प्रोसेसर को कहां से मिलेगा? सिम से। सिम कार्ड से। तो सिम कार्ड से डाटा पढ़ना और नेटवर्क सिक्योरिटी एनक्रिप्शन को हैंडल करना। वी मॉडेम वोल्टेज रिपेयरिंग कनेक्शन क्या है? अपने आपने अक्सर देखा होगा कि एमटी के 6769 के पास एक बॉक कॉइल होता है जिसे वी मॉडेम कहते हैं। ये सीपीयू के पास हो सकता है या तो तुम्हारा पावर आईसी के पास होगा, यानी कि जुड़ा रहेगा उसके साथ। अगर वी मॉडेम सप्लाई मिसिंग है तो फोन ऑन तो हो जाएगा, लेकिन उसमें नो सर्विस या अननोन बेसबैंड की प्रॉब्लम आएगी। बेसबैंड बेसबैंड सीपीयू के इसी मॉडेम प्रोसेसिंग यूनिट को सॉफ्टवेयर की भाषा में बेसबैंड कहते हैं, यानी कि सीपीयू के मॉडेम प्रोसेसिंग यूनिट को सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बेसबैंड कहते हैं। अगर आईएमईआई अननोन दिख रहा है तो समझ लीजिए कि मॉडेम प्रोसेसिंग यूनिट को या तो वोल्टेज नहीं मिल रहा है या वो सॉफ्टवेयर से करप्ट हो गया है। तो दोनों सूरत में तुम्हारा बेसबैंड अननोन और नो आईएमईआई का आएगा। अगर हार्डवेयर के तौर पर अगर उसको वोल्टेज नहीं मिला, हार्डवेयर के तौर पर अगर आपका मॉडेम प्रोसेसर खराब है, या सॉफ्टवेयर में अगर करप्शन आ जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। मॉडेम वर्सेस नेटवर्क आईसी। मॉडेम जो है सीपीयू के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है और नेटवर्क जो है वो फिजिकल होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि नेटवर्क आईसी और मॉडेम एक ही है, लेकिन दोनों अलग हैं। मॉडेम सीपीयू के अंदर होता है, ये डिजिटल काम करता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है और कमांड देता है। नेटवर्क आईसी या आरएफ ट्रांसीवर, डब्ल्यूटीआर हो गया, एचडीआर हो गया, MT6177 होगा, ये फिजिकल काम करते हैं। ये सिग्नल को हवा में भेजने लायक बनाते हैं। एग्जाम्पल सोचिए, आपको किसी किसी को चिट्ठी भेजना है। चिट्ठी लिखना, डाटा तैयार करना मॉडेम का काम होता है। चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में ले जाना और डिलीवर करना ये नेटवर्क आईसी का काम होता है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है क्या? नहीं हो सुपर सुपर सर। सही सही गुरु जी। तो MT6769 जो कि हेलियो G8085 में होता है, इसमें कुछ मॉडेम इशू आते हैं। अगर आपके पास कोई सेट आता है जिसमें रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम है या नेटवर्क बार बार जा रहा है, तो सबसे पहले वी मॉडेम कॉइल पर वोल्टेज चेक करें। लगभग 0.8 से 0.9 वोल्टेज होगा। अगर वोल्टेज सही है तो एमटी के सीपीयू को हल्का रिफॉल या रिफ्लो करें, क्योंकि मॉडेम की लाइंस सीपीयू के उन पैड से जुड़ी होते हैं जो प्रेशर की वजह से जल्दी ड्राई हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे केस देखे हैं जिनमें आईएमईआई तो है पर बेसबैंड अननोन है? ये तुम लोगों के साथ बहुत बार घटता है। अब तुम लोग मुझे सवाल भी करते हो और मैं कहता हूं ये फ्लोटिंग आईएमईआई है, एक बार फॉर्मेट कर दो तो आईएमईआई भी चला जाएगा। यही कहता हूं ना? तो सीधा सीधा ये कहां से फॉल्ट होता है? गुरु सीपीयू जी से। वेट मॉडेम को वोल्टेज एक बार रिपीट कर सकते हैं कैमरा को? क्या हुआ? ये मॉडेम का वोल्टेज मॉडेम का वोल्टेज 0.8 से 0.9 वोल्टेज होता है। नहीं सर, ये सीपीयू के मॉडर्न सेक्शन एक के एरिया से प्रॉब्लम होती है सर ये। हाँ, तो वो सीधा मॉडेम प्रोसेसिंग यूनिट की सप्लाई का इशू होता है। यहां पर आता है वीडी रैम। अभी तक हमने क्या देखा? वीकोर देखा, वी मॉडेम देखा। अभी देखते हैं वीडी रैम। वीडी रैम क्या है? रैम LPDDR4X को पावर देने के लिए ये 1.1 से 0.6 तक होता है। वीडीरैम क्या है? बेसिक टू प्रोफेशनल लोगों के लिए वीडीरैम क्या चीज होता है? वीडीरैम का टेक्निकल मतलब है वोल्टेज फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वोल्टेज फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सरल भाषा में ये समझो कि ये वो पावर है जो मोबाइल की रैम को जिंदा रखना और काम करने के लिए चाहिए होता है। क्योंकि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, इसका मतलब है कि जब तक इसे वीडीरैम मिलता रहेगा तब तक ये याद रखेगा। जैसे ही ये सप्लाई कट जाती है तो रैम का सारा डाटा साफ हो जाता है, यानी कि डाटा सबको ये रैम भूल जाता है। वीडीरैम मोबाइल में कहाँ होता है? MT6769 जैसे चिपसेट में रैम अलग से नहीं होते हैं, बल्कि स्टोरेज के साथ एक ही डिब्बे में पैक होते हैं, जिसे हम लोग EMCP
या एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज कहते हैं। कनेक्शन, ये सप्लाई मेन पावर आईसी से निकलती है और सीधा सीपीयू और ईएमएमसी चिप के अंदर जो रैम वाला हिस्सा होता है वहां जाता है। याद क्या है? पीएमआईसी, बॉक कॉइल, कैपेसिटर, सीपीयू, ईएमएमसी, रैम का पेड़। इसका काम क्या है? जब आप फोन को ऑन करते हो तो सीपीयू सबसे पहले रैम को चेक करता है। सीपीयू सबसे पहले रैम को चेक करता है। अगर VRAM सप्लाई ओके है तो रैम एक्टिव हो जाता है और सॉफ्टवेयर लोड होना शुरू हो जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर तुम्हारा रोम के अंदर होता है, अगर रैम नहीं है तो सॉफ्टवेयर आपका प्रोसेसर के साथ लोड नहीं हो पाता है और प्रोसेसर कोई डाटा या कमांड दे नहीं पाता है कि ले नहीं पाता है। अगर VRAM मिसिंग है तो सीपीयू रैम को पता नहीं चलेगा। रिजल्ट क्या है? फोन डेड दिखाएगा या फिर पीसी पर मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनाएगा लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा। ये क्लियर है क्या? क्लियर है? जी 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 जी। रिपेयरिंग में VRAM की पहचान कैसे करें? एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए VRAM की पहचान उसकी बॉक कॉइल से होता है। फीचर्स क्या है और डिटेल्स क्या है? फीचर है वोल्टेज वैल्यू, LPDDR3 के लिए 1.2 और LPDDR4X के लिए 0.6 से लेकर 1.1 वोल्टेज तक होता है। टेस्टिंग पॉइंट, पीएमआईसी के पास लगी बड़े कॉइल्स, बॉक कॉइल्स होते हैं, उनमें हम टेस्ट कर सकते हैं VRAM को। कॉमन नेम क्या होता है? सिमेटिक में इसे EEMCP, VTRAM या VMEM लिखा जा सकता है। अब ये बाद में तुम वही सवाल मत करना कि VRAM, VEMCP या VMEM ये एक ही लाइन का अलग अलग नाम होता है। किसी मोबाइल में ये MEM रहेगा, किसी मोबाइल में ये VRAM रहेगा और किसी मोबाइल में ये VEMCP लगा नाम लिखा रहेगा। तो इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा LPDDR के लिए एक सप्लाई वोल्टेज है। ट्रबल शूटिंग, जब फॉल्ट आ गया, अगर आपके पास कोई डेड फोन आता है, कोल्ड टेस्टिंग में VRAM कॉइल पर चेक करें कि कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, ग्राउंड के साथ बीप नहीं आना चाहिए। हॉट टेस्टिंग में फोन के पावर बटन दबाकर चेक करें कि कॉइल पर रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलना चाहिए जिसका मान होता है 1.1 वोल्ट, बन रही है या नहीं बन रही है। तो समरी क्या हुआ हमारा? VRAM वो पावर है जो रैम चिप को मिलता है ताकि वो सीपीयू के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर को रन कर सके। यहां तक क्लियर है? देखो, अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम लगे या समझने में दिक्कत हो तो तुरंत मुझे पूछ लेना। बोलो, आजा। नहीं गुरुजी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इसके बाद देखते हैं VPROC। प्रोसेसर परफॉर्मेंस के लिए ये मेन सप्लाई होता है। प्रोसेसर का परफॉर्मेंस के लिए ये मेन सप्लाई होता है। VPROC का फुल फॉर्म और मतलब क्या है? VPROC का मतलब होता है वोल्टेज पर प्रोसेसर कोर। इसे वी कोर भी कहते हैं। ये सप्लाई सीपीयू के उस मेन हिस्से को मिलता है जहां से प्रोसेसिंग यानी कि कैलकुलेशन और लॉजिक होता है। अगर VRAM मेमोरी की पावर है तो VPROC सीपीयू का दिमाग है। VPROC की खास बात क्या है? ये एडाप्टिव वोल्टेज है। क्या होता है एडाप्टिव वोल्टेज? एडाप्टिव वोल्टेज क्या होता है? क्या होता है एडाप्टिव वोल्टेज? इलेक्ट्रिक वोल्टेज गुरुजी जो भी स्विच करता है उस टाइम उसको जितना भी वोल्टेज चाहिए था उतना वोल्टेज दे सकता है। एडाप्टिव का मतलब होता है एक वेरिएबल वोल्टेज, यानी कि कम ज्यादा होने वाला वोल्टेज। VPROC बाकी सप्लाई की तरह फिक्स नहीं रहता है, ये डायनामिक होता है। जैसे कि हमारा VRAM होता है उसी तरह ये भी एक डायनामिक वोल्टेज होता है। जब आप फोन पर कोई बड़ी गेम खेलते हैं या 4K वीडियो देखते हैं तो सीपीयू को ज्यादा ताकत चाहिए होता है, तब VPROC थोड़ा बढ़ जाता है। मान लीजिए 0.9 या उससे ऊपर हो जाता है। जब फोन स्टैंड बाई पर होता है तो बैटरी बचाने के लिए ये कम हो जाता है। मान के चलिए ये 0.6 होता है। VPROC की ट्रेसिंग और पहचान, मीडियाटेक 6769 जैसे चिपसेट में VPROC सप्लाई हमेशा मेन पीएमआईसी से आता है और इसके लिए बोर्ड पर सबसे बड़ी बक कॉइल लगाई जाती है।
आउटपुट वोल्टेज लगभग 0.7 से लेकर 0.9 के बीच में होता है। लो वोल्टेज हाई करंट, इसकी इस सप्लाई की वोल्टेज बहुत ही कम होता है, लेकिन करंट यानी कि एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी कॉइल और ट्रैक बाकी सबसे मोटे होते हैं। इसकी कॉइल और इसकी ट्रैक बाकी सब कॉइल से मोटे होते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें, कैसे पता चले कि वीप्रोक में दिक्कत है। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पर आपको तीन चीजें चेक करनी चाहिए। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पर आपको तीन चीजों की चेक करनी चाहिए। क्या चेक करनी चाहिए? शॉर्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग में वीप्रोक की लाइन की डायोडा वैल्यू हमेशा बहुत ही लो आता है। जैसे कि हमने तुमको पहले से भी कहा था कि इस कॉइल पे तुम्हें बीप के साथ वैल्यू मिलेगा, तो इस कॉइल में बीप के साथ वैल्यू मिलेगा। अक्सर ये 0.05 से लेकर 0.150 के बीच में होता है, यानी कि 5 ओम से लेकर 150 ओम्स के भीतर ये होता है। नए लोग इसे शॉर्ट समझ लेते हैं। जो नया नया टेक्नीशियन होते हैं वो बोलते हैं कि ये शॉर्ट हो गया है, लेकिन ये सीपीयू का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर वैल्यू 00 आए तभी इसे हम शॉर्ट मानेंगे, अगर नहीं 5 से ऊपर तो इसको हम शॉर्ट नहीं मानेंगे। मिसिंग वोल्टेज हॉट सेटिंग पर जाओ, फोन ऑन करने पर अगर भी प्रो कॉइल पर 0 वोल्ट है तो या तो पीएमआईसी खराब है, या तो सीपीयू के अंदर का कोर ब्लॉक शॉर्ट हो गया हो, या तो तुम्हारा सीपीयू का बॉल जो है आपस में जुड़ गया हो। फ्लक्चुएशन क्या है? अगर वोल्टेज 0.7 से 0.9 के बीच में तेजी से हिल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है और फोन बूट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है सीपीयू हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा है, पर रैम या सॉफ्टवेयर से उसे रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा होता है ना तुम लोगों के साथ? ऐसा होता है या नहीं होता है? तभी तो सर पावर सप्लाई में हमारा लोड ज्यादा लेता है, कम लेता है, ज्यादा लेता है, कम लेता है, लेकिन ऑन करता नहीं है उसको। बस। तो इसमें जरा सिंपल कंपैरिजन करते हैं VDRAM वर्सेस ब्रेडबोर्ड। फुल फॉर्म क्या है? वोल्टेज पर प्रोसेसर कोर, वोल्टेज फॉर डायनामिक रैम। काम क्या है? सीपीयू के दिमाग को चलाना। इसका काम क्या है? रैम को या मेमोरी को एक्टिव रखना। कौन? मॉडेम का और प्रोसेसर का। फीचर क्या है वीप्रोक का? 0.7 से 0.9 वेरिएबल यानी कि एडाप्टिव, और बीडीरैम का वोल्टेज 1.1 या 1.2 फिक्स्ड। प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले बनती है कौन? वीप्रोक, और भी प्रोक के बाद ये सात बनता है, यानी कि भी प्रोक के बाद तुम्हारा भी मॉडेम बनता है। बूटिंग एंड पोर्ट सीक्वेंस क्या है? अगर MT6769 SBS वाला फोन डेड आता है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। MT के USB पोर्ट, अगर फोन डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर मीडियाटेक USB पोर्ट या बीकॉम पोर्ट बना रहा है बिना कोई बटन दबाए, तो इसका मतलब है कि सीपीयू जिंदा है, लेकिन उससे स्टोरेज या eMMC हो, UFS हो, नहीं मिल रही है, या तो स्टोरेज का डाटा करप्ट हो सकता है। ये दोनों वजह से तुम्हारा मीडियाटेक का पोर्ट बन सकता है। बीरोम मोड, इस सीपीयू में सिक्योरिटी बाईपास करने के लिए एक्सप्लॉइट का यूज होता है। अनलॉक टूल या यूएमटी में ये बिना टेस्ट पॉइंट के सिर्फ वॉल्यूम और प्लस माइनस दबा के हम बीरोम मोड में चले जाते हैं। क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज, इस सीपीयू के पास एक क्रिस्टल लगा है। अगर फोन ट्रिगर नहीं ले रहा है तो मान के चलो 0.01 या 0.05 एम्पियर ले रहा है, तो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को चेक करें। 3 नंबर पे आते हैं स्टोरेज इंटरफेस। सपोर्ट क्या करता है? ये सीपीयू eMMC 5.1 को सपोर्ट करता है। अगर हमने 5.0 या 4.8 लगाया तो वो काम करेगा नहीं। रिपेयरिंग टिप क्या है? अगर आप किसी इसका सीपीयू रिवॉल्व करते हैं और फिर भी पोर्ट बन रहा है, ध्यान से इस बात को याद रखना, अगर आप इसका सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं और फिर भी पोर्ट बन रहा है, तो इसकी डाटा जीरो लाइन और क्लॉक लाइन जो eMMC तक जाती है को चेक करें। एमटीके में ये लाइन अक्सर ड्राई या टिक शोल्डर हो जाते हैं। 1 मिनट जरा सा पानी पी लो।
ओके, चार्जिंग और ऑडियो लॉजिक। MT6769 SBS अक्सर MT6358 या MT6357 सीरीज का पावर आईसी के साथ पेयर किया जाता है। इसका चार्जिंग लॉजिक पीएमआईसी और सीपीयू के बीच में I2C लाइंस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं आ गया हम सीपीयू पढ़ते पढ़ते चार्जिंग में क्यों चले गए क्या? अरे जी जवाब बीच गुरु बीच में गुरुजी। जवाब भी देते जाओ ना। हाँ गुरुजी, ये जो सीपीयू बेटा नहीं ये होगा तो चार्जिंग कैसा काम करेगा? वही तो, अगर सीपीयू बैठा नहीं रहेगा तो चार्जिंग कहां से काम करेगा? करेगा नहीं ना, क्योंकि हाँ, वो I2C लाइन के साथ तुम्हारा जो वोल्टेज को पावर ऐसे वोल्टेज, पावर ऐसे होता है वो ऐसा इंडिकेट करता है। अरे नहीं रे, चार्जिंग आईसी में तुम्हारा क्लॉक लाइन डाटा लाइन होता है जिसके माध्यम से बैटरी का हेल्थ को चेक करके सीपीयू तुम्हारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है या घटाता है बूट कैपेसिटर के माध्यम से। ऑडियो, यस गुरुजी। इसका ऑडियो कोडेक सीपीयू के अंदर ही होता है, इसलिए अगर साउंड प्रॉब्लम है और स्पीकर फ्लेक्स सही है तो सीपीयू रिवॉल की नौबत आ सकती है। कॉमन इश्यूज क्या है MT6769 में? ओवरहीटिंग, गेमिंग के वक्त यह सीपीयू हीट होता है जिसकी वजह से इसके नीचे की बॉल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ड्राई जॉइंट हो जाता है। रिवॉल्विंग से 90% डेड सेट ऑन हो जाते हैं। ध्यान रन लोगों, MTK के इस वेरिएंट में सॉफ्टवेयर से ज्यादा eMMC की हेल्थ खराब होता है। इस समय इसका हेल्थ को अगर हम सही करेंगे तो हैंगर लोगों की परेशानी हमारा चला जाएगा। अब क्या आया आजाद कुमार? प्राइमरी सप्लाई। नहीं, अभी हमने क्या लिखा उसको तो पढ़ो। लेट्स गो एंड यार डिकोड। मॉडर्न। क्या बे? लेट्स गो एंड डिकोड सीपीयू बॉल बाय बॉल। कैसे डिकोड करेंगे? बिना सिमेटिक के या सिमेटिक नहीं को भी लाएंगे यहां से? नहीं गुरु जी, चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो चलो सिमेटिक को ओपन करते हैं। ए सैयद, माइक म्यूट कर ले। तो क्या आजाद हम रेडमी नोट 9 को ओपन कर ले? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेडमी नोट 9। बहुत बढ़िया मॉडल चुना है सर आपने। अरे बहुत ज्यादा तो अभी आ रहा है वो सर मेरे पास कंपोनेंट। उसमें वो रिबूटिंग वाली प्रॉब्लम 99% सीपीयू रिवॉल्व से ही निकली अभी तक। हाँ, और एक प्रॉब्लम था कोटा का तो होता है। सर जब हम कोई भी पार्ट हीट करते हैं ना सर, वो जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है, मेरा जहां तक अनुमान है, वो सीपीयू हीट से ही सॉल्व होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही भी मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि जी जी तुम ये मत समझो कि इसको तुमने रिवॉल्व कर दिया वो हो गया। एक्चुअली वो सीपीयू गर्म होने के वजह से हो रहा है। जी 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 चलो, जी। यहां से हमारा ये खुल गया है तो कंपोनेंट नेम में चलते हैं। सबसे पहले लोकेशन को ट्रेस करते हैं, तो लोकेशन यहाँ पर है। लेआउट में चलते हैं तो लोकेशन को ट्रेस करते हैं, ये है हमारा सीपीयू। इसको यहां से डबल क्लिक करते हैं और यहां पर पेस्ट करके सर्च करते हैं। सर्च करने पर ये हमारा आ गया पहला पेज। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले से पढ़ा है तो सबसे पहले अगर हम मीडिया टेक में जहां 6769 का सीपीयू इस्तेमाल हुआ है और हमारे पास 1.5 सेट आया है, तो हम कहां से उसको ट्रेसिंग करेंगे बोलो?
सबसे पहले सर वोल्टेज से। कहां से, वही तो, कहां से करेंगे सबसे पहले? बक वोल्टेज नहीं, मैं गलत। फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम 1.8 चार्जिंग वीपीएच चेक वोल्टेज बन करूंगा। रहा है कि नहीं? नहीं, गलत। गुरुजी आप फर्स्ट सर टाइम कोर चार्जिंग चेक कोर की करूंगा। सप्लाई चेक करेंगे सर सबसे पहले। गलत। सर अगर अरे गुरुजी, जीरो से बैटरी जाएंगे लाइन फिर तो पहले चेक बैटरी करना कनेक्ट है। करके स्टार्ट करना। क्या बोला सुबह? बैटरी लाइन पहले चेक करना है। गलत। नहीं नहीं, अभी सीपीयू में क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले हम पावर स्विच में वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे अच्छा पहले पावर स्विच में वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि हम सीपीयू के बारे में जानकारी तब हासिल करेंगे जब हम पावर स्विच का लॉजिक को लो करेंगे। जब हम पावर स्विच का वोल्टेज मिला तो लॉजिक लो करने के बाद उसके बाद हम किसको चेक करेंगे? बक को। ना, गलत। उसके पावर ऑन बाद द सेट। सीधा बैटरी पिन। गलत। रिचार्ज हो गई। बोल जैन, बोल जैन, किसको चेक पावर ऑन करे? द सेट। पावर ऑन द गलत। सेट 1.8। गलत। गलत। गुरुजी गुरुजी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एलडीओ जो है, भी एलडीओ फिर वो एकदम पूरा ईएमएस डीबी क्लॉक वगैरह बनती है सर सीपीयू से। अब जैन तुमने एक बात कहा, क्लॉक। तो सबसे पहले पावर ऑन के बाद हम डीसी एक्सओ को चेक करेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न सीपीयू है तो इसमें डीसी एक्सओ रहेगा। जो पहले अगर वो एक्टिव होगा तब कम्युनिकेशन बनेगा। जब कम्युनिकेशन बनेगा तब जाके सारे वोल्टेजेस बनेंगे। जब तक कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तब तक कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम डीसी एक्सओ को चेक करेंगे। गया ये। हम लोग अभी बाहरी थोड़ा देख लेते हैं, फिर सीपीयू के अंदर आते हैं। तो पहले हमारा पावर स्विच पे वोल्टेज मिलना चाहिए। पावर स्विच पे वोल्टेज मिलने के बाद हमें डीसी एक्सओ में वोल्टेज चाहिए। अगर डीसी एक्सओ में वोल्टेज हमको मिल गया तो हम सीपीयू में वो पहला वोल्ट किसको देखेंगे? सीपीयू का पहला वोल्टेज कौन बनेगा? कोर बनेगा गुरुजी। क्या बनेगा? कोर वोल्टेज। प्रोक 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 बनेगा पहले। भी प्रोक, प्रोसेसर का वोल्टेज पहले बनेगा। किसका बनेगा? पीपी रॉक प्रोसेसर का वोल्टेज। गुरुजी वो कौन सा कितना नंबर कॉइल जाएगा? वो हम तुम्हें बिल्कुल दिखाएंगे, अभी तुम चिंता ना करो। पहले मुझे ये बताओ, पावर स्विच पे हमें कितना वोल्टेज चाहिए सैयद अली? 3.7। 1.8। कहे अगर तुम्हारा बैटरी में 4.2 होगा तो पावर स्विच में कितना मिलेगा? तो फोर वही पॉइंट मिलेगा टू तो। सर हाँ, पावर स्विच तो हो गया ना ये। मोबाइल तो अरे ऑन होगा ना, 3.7 मिलेगा। अरे सुन, वही बोल रहा हूँ। सुन, कपर कपर मत कर। जैन, मीडिया टेक में जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही पावर स्विच में वोल्टेज बनेगा। अगर वो तो बात सही 3.5 है। है तो तुम्हारा सर 3.5 बनेगा, अगर हम्म, 4.2 है तो 4.2 बनेगा। उसके बाद डीसी ओके सर। एक्सओ में कितना वोल्टेज बनेगा? डीसी एक्सओ में डीसीएक्स का लाइन लाइन अभी पता नहीं है वो लाइन क्या है। क्या गधेड़ा बे तू? 2.8 बनेगा गुरुजी। 2.6। डीसी एक्सओ में 2.8, ध्यान रखो यार। डीसी एक्सओ दिख गया? जी जी। डीसी एक्सओ देखा कि नहीं देखा? हाँ पता है गुरुजी। चलो, ये वोल्टेज बनेगा तभी जाके तुम्हारा कम्युनिकेशन शुरू होगा। और जैसे ही कम्युनिकेशन शुरू होगा वैसे ही तुम्हारा सीपीयू का वोल्टेज बनना चालू होगा। तो सबसे पहले हमें प्रोसेसर का वोल्टेज चाहिए। तो दोबारा इसको हम यहां से उठाते हैं और सिमेटिक में इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके सर्च करते हैं, सर्च करके आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने वोल्टेज के एरिया में आ गए। तो सबसे पहले हमारे यहां बनेगा भी प्रो। अब ये क्या बला आ गया रे?
भी प्रोक 1, भी प्रोक 1, भी प्रोक 2। हमने तो भी प्रोक में सिर्फ एक ही वोल्टेज पड़ा था, भी प्रोक। और यहां पर भी प्रोक 1 आ गया, भी प्रोक 2 आ गया। ये क्या चीज है? क्या आजाद? सर उसके कई पार्ट को दिया गया है सर। कई पार्ट को दिया गया, हाँ, लेकिन यहां पर तो दो दो वोल्टेज बन रहा है। एक भी वोल्टेज फॉर प्रोसेसर कोर 1 एंड वोल्टेज फॉर प्रोसेसर कोर 2। गुरुजी बग तो एक ही है ना उसके लिए। क्या बोला? बग तो एक ही है ना सर उसके लिए। उसको हम देखेंगे, नहीं बग है, एक ही है कि बग दो है, वो भी हम देखेंगे। वो लेकिन लाइन अलग सवाल अलग ये होता है। है, सवाल ये है, यहाँ प्रोसेसर 1 एंड प्रोसेसर 2 दो दिया है ना, जी जी जी। तो इसका मतलब क्या है? सर अलग अलग सेक्शन को वोल्टेज दिया गया है सर, और क्या है। मैं मारूंगा तेरे को पकड़ के। अभी मॉडर्न सीपीयू में कोर को डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहा जाता है बिग कोर, हाई टास्किंग के लिए। दूसरे को कहा जाता है लिटिल कोर, नॉट अ स्मॉल कोर, लिटिल कोर। लिटिल कोर जो है वो छोटे छोटे काम को अंजाम देता है। यानी कि यहां पर ये हुआ कि भाई आजाद, तुम बहुत पढ़े हो तो तुम हिसाब पत्तर रखो, और तुम्हारा भाई कम पढ़ा है तो सामान ढोने का वो काम करे। अभी समझ में आया ना? जी जी जी। तो जिस प्रोसेसर में प्रोसेसर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, बिग कोर और लिटिल कोर, तो वहां पर वोल्टेज को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहां पर MT6769 हेलियो G8085 पे, जिसमें मॉडर्न चिपसेट में पावर ऑन सीक्वेंस बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, यानी कि सीक्वेंस होता है। अगर सीक्वेंस में एक भी वोल्टेज मिस हुआ तो बूटिंग प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। इसे पावर ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। यहां स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस दिया गया है। प्राइमरी सप्लाई VPH। सबसे पहले जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं या चार्जर कनेक्ट करते हैं तो DC टू DC IC या चार्जिंग IC पूरे बोर्ड में VPH पावर या V सिस्टम लगभग 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट फैला देता है। ये PMIC को जिंदा करने के लिए पहला कदम है। PMIC स्टार्टअप एंड LDO। जब आप पावर बटन दबाते हैं तो PMIC सबसे पहले अपने इंटरनल रेफरेंस को ऑन करता है। फिर उसके बाद ये VCXO या क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को पावर देता है ताकि CPU को क्लॉक सिग्नल मिल सके। बिना क्लॉक के CPU काम शुरू नहीं करेगा। अब तक हमने सही बोला था या कुछ गलत बोल दिया था? नहीं नहीं बिल्कुल सही गुरुजी। तो इसके बाद बीप्रोक, द फास्ट बॉक। क्या है? बीप्रोक द फास्ट बॉक। MT6769 में सबसे पहले मेन पावर सप्लाई अक्सर बीप्रोक या प्रोसेसर कोर बनता है। क्यों? क्योंकि CPU कोर की लॉजिक सबसे पहले वेकअप सिग्नल मिलना चाहिए ताकि वो बाकी पेरिफेरल्स को इंस्ट्रक्शन दे सके। तो यहां पर सवाल है, ये पेरिफेरल्स क्या होता है? क्या होता है शायद अली? गुरुजी मेरा यह बहुत बहुत गुरुजी से बंदा हम है, लोग का माइक मिट कर बंद दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आजाद गुरुजी जैसे पेरिफेरल अपना क्या होता है? टच होता है वो पेरिफेरल होता है गुरुजी। क्या? मैं समझा नहीं, दोबारा बोल। जो मोबाइल में टच स्क्रीन लगी होती है गुरुजी वो पेरिफेरल होती है। CPU को छोड़ने के बाद सभी पेरिफेरल होते जी जी जी। हैं। चलो और एक बार आगे। क्वेश्चन, और एक बार बोलिए गुरुजी वो लाइन के लिए। CPU को छोड़ के बाकी जितने भी है वो सारे पेरिफेरल्स होते हैं, लेकिन कैपेसिटर और डायोड ये सब पेरिफेरल नहीं होते। जो अपने आप में एक यूनिट होता है, वही यूनिट को हम पेरिफेरल कहते हैं। ठीक है? तो सीपीयू को क्यों नहीं पेरिफेरल बोलते गुरुजी। CPU मास्टर है ना, पेरिफेरल कैसे होगा? जी जी जी। इसके बाद आते हैं वी कोर एंड मॉडेम। वी कोर एंड मॉडेम। वी कोर के तुरंत बाद वी मॉडेम बनती है। वी कोर ये CPU के डिजिटल लॉजिक और इंटरनल बॉस के लिए लाइंस होता है। वी मॉडेम ये बेसबैंड सेक्शन के लिए होता है, यानी कि नेटवर्क सेक्शन का दिमाग।
VD RAM वोल्टेज फॉर RAM। जब CPU पूरी तरह से अवेक हो जाता है तब PMIC को सिग्नल भेजता है SWM या I2C के जरिए कि अब रैम को पावर दे दो, अभी रैम को पावर दे दो, तब VDRAM 1.1 या 0.6 बनता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर भी प्रोक या भी कोर में दिक्कत है तो VDRAM कभी नहीं बनेगा। फिर आता है VIO या VMMC पेरिफेरल वोल्टेज। सब आखिर में बाकी LDO और लो करंट सप्लाई बनती है। VIO 1.8 जो बटन, सेंसर और इंटरफेस लाइन के लिए होती है। EMC 2.8 से लेकर 1.8 होता है जो EMCP के स्टोरेज यानी कि फ्लैश पार्ट को मिलता है ताकि एंड्रॉयड OS लोड हो सके। यहां पर ऑर्डर देख लो, VPH पावर या V सिस्टम, मेन बैटरी लाइन 3.7 से 4.2, V प्रो CPU का कोर पावर 0.7 से 0.9, V कोर CPU का डिजिटल लॉजिक 0.8 से 0.9, VDRAM मेमोरी का रैम पावर है 1.1 या 0.6। अभी यहां पर मैंने ये 2 बार बता चुका हूं कि रैम का वोल्टेज जो है वो अगर रैम का वोल्टेज की अगर हम बात करें, रैम का वोल्टेज कभी फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो इसी बात का अगर मैं तुम्हें पूछूं तो फिर मैंने यहां पर 1.1 और 0.6 क्यों लिखा है? गुरु यही तो बात नहीं समझ में आ रही। हाँ, यही तो बात समझ में नहीं आ। मैंने बार बार इससे पहले भी आपको बताया कि अगर LPDDR3 है तो उसको स्टेबल 1.1 वोल्ट चाहिए, अगर LPDDR4 4X है तो उसको 0.6 वोल्टेज की जरूरत है। अभी समझ में आया? जी जी वर्जन है। फिर आया VIO या VEMC इंटरफेस एंड स्टोरेज होता है, ये 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट तक है। VIO आपका 1.8 होता है और EMC जो होता है वो 2.8। डिपेंडिंग गलत लिख दिया मैंने, हाँ? क्या आजाद आजाद क्या गुरु जी? प्रोक भी क्या लिखा? रिपेयरिंग टिप्स फ्रॉम नो हेलो सर। सर। अगर आपके पास MT6769 डेट सेट आता है तो चेक करें। क्या चेक करें? अगर भी प्रोक बन भी रहा है पर VDRAM नहीं तो PMIC और CPU के बीच का कम्युनिकेशन यानी कि कंट्रोल सिग्नल को चेक करें। अगर VDRAM भी बन गई पर कोर फिर भी डेड है तो समझ लीजिए कि हार्डवेयर वोल्टेज ओके है। अब प्रॉब्लम EMMC या EMCP के सॉफ्टवेयर या डंपर या फ्लैश फाइल के अंदर होता है या CPU का डाटा लाइन मिसमैच होने से होता है। फिर आते हैं DBDD PROC B। DBDD PROC B मैं यहां तक आ गया। ये क्या है? इसको हमने पढ़ लिया। DB नहीं, इसको नहीं पढ़ा हमने, B कोर को पढ़ा। B कोर, इसको अक्सर हम लोग DBDD कोर के नाम से जानते हैं, ये V कोर। इसके बाद अभी हम क्या देख रहे हैं? कौन सा DBDD PROC B। DBDD PROC B कहाँ है? DBDD PROC B ये है, DBDD PROC B है ना? जी कहां से आता है जरा देख लेते हैं। ये DBDD PROC B कहां से आता है? ये तो इतना लंबा चौड़ा यानी कि इसी के अंदर तो पहले वो घूमेगा। ये है कौन सा IC लगा है? पावर IC 6158। 6358। 6358 से भी प्रोक 11 निकल रहा है और यही भी प्रोक जो है ये तुम्हारा बाहर में बन जाता है DBDD PROC B। DBDD PROC B। अब तुम इससे पहले मुझे बोल रहे थे कि दोनों का लाइन एक जगह से निकलता है, यही बोले थे ना? एक ही कॉइल से निकलते हैं, यही तुमने बोला था ना मेरे को। जी सर, ये बोला था।
अब जरा देखो, ये डीबीडीडी प्रोक बी है, तो ये डीबीडीडी प्रोक क्या है, ये क्या है, उसके नीचे ठीक नीचे क्या है, रॉक एल। तो क्या मतलब हुआ, बी क्या हो गया और एल क्या हो गया। गुरुजी एल का मतलब कॉइल लाइट के लिए है, बी के लिए तो बैटरी होगा। अरे मार के पकड़ के मार मार के इसको गाड़ दो बे कहीं पर लेके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला प्रोसेसर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक बिग कोर होता है, दूसरा लिटिल कोर होता है, यही बोला था ना। जी नहीं नहीं जी जी, मैं अलग समझा अलग वो दोनों दोनों को काम बांट दिया जाता है। हाँ वही 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 इसलिए बोल रहा हूँ, दो काम, दो लाइन के दो काम है, वही बोल दिया। तो अभी हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, लिटिल कोर के लिए अलग सप्लाई है और बिग कोर के लिए अलग सप्लाई है। तो विप्रोक हमारा जो कि डीबीडीडी प्रोक बी, ये हमारा पावर आईसी MT6358 से निकल के हमारा सीपीयू को जा रहा है, ये हमारा सीपीयू को जा रहा है, जिसका नाम है डीबीडीडी प्रोक बी, डीबीडीडी प्रोक बी। चलो आगे देखते हैं। अब हम MT6369 के सबसे डीप टेक्निकल पार्ट पर आ गए हैं। डीबीडीडी प्रोक बी का मतलब होता है डिजिटल वोल्टेज पर प्रोसेसर कोर बी, यानी कि बिग। आपने देखा होगा कि MT6369 एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जिसमें दो अलग अलग क्लस्टर होते हैं, यानी कि बिग कोर और लिटिल कोर। डीबीडीडी प्रोक बी जो होता है वही सप्लाई है जो स्पेसिफिक कोर को सप्लाई देता है। डीबीडीडी प्रोक बी का ब्रेकडाउन है, तो डीबीडीडी हो गया डिजिटल वोल्टेज, ये एक डिजिटल सप्लाई है जो स्विच मोड यानी कि बक कन्वर्टर से आती है एफिशिएंसी ज्यादा मिलने के लिए। प्रोक का मतलब हो गया प्रोसेसर कोर, ये डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाती है। बी हो गया क्लस्टर, यानी कि मॉडर्न सीपीयू में कोर को ग्रुप में बांटा जाता है, ज्यादातर मीडियाटेक चिपसेट में। प्रोक ए लिटिल कोर, प्रोक बी बिग कोर। प्रोक ए जो लिटिल कोर होता है वो लो पावर कोर के लिए बनाई जाती है, और बिग कोर जो है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है। MT6369 में इसका रोल और सीक्वेंस क्या है। MT6369 में डीबीडीडी प्रोक बी एक बहुत ही हाई करंट लाइन है। जब फोन पर कोई हैवी टास्किंग करते हैं जैसे कैमरा ओपन करना या गेमिंग करना, तब ये 4K वीडियो चलाना, तब PMIC इस लाइन पर वोल्टेज और एम्पियर बढ़ा के देती है। एक्सपेक्टेड वोल्टेज 0.6 से लेकर 1.1 वोल्टेज के बीच, ये लोड के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। सोर्स क्या है, कहां से आता है, ये मेन PMIC अक्सर MT6358 की एक डेडिकेटेड बॉक कॉइल से निकलता है। टेस्टिंग और रिपेयरिंग का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। स्टूडेंट्स इस लाइन को चेक करते वक्त आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या है, लो रेजिस्टेंस, इस लाइन के डायोडा वैल्यू कोल्ड टेस्टिंग में बहुत लो आती है, जो अक्सर 5 से 60 ओम्स के या 0.05 से लेकर 0.08 डायोडा वैल्यू देता है। नए टेक्नीशियन इसे हाफ शॉर्ट समझकर सीपीयू उतार देते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि प्रोसेसर के कोर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। 2 नंबर पे आते हैं बॉक कॉइल का हेल्थ। अगर ये कॉइल हल्की सी भी लीकी हो जाए, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहां पर रिपेयरिंग का एक बहुत बड़ा टिप्स है। अगर ये कॉइल हल्की सी भी लीकी हो जाए या हीट होकर इसका इंडक्टेंस कम हो जाए, तो फोन लोड पड़ते ही रिस्टार्ट हो जाएगा या हैंग ऑन लोगों पर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस लाइन को कैसे पता चलेगा तुमको लीकी है या नहीं है। गुरुजी फीडबैक जाएगा, जब उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो रिस्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, फीडबैक मिलेगा। यहां पर सवाल है, बॉक कॉइल का हेल्थ हम देख रहे हैं कि अगर हल्का सा भी लीकी हो जाए, आपका बॉक कॉइल हल्का सा इंटरनल शॉर्ट हो जाए, तो ये हीट करेगा, और हीट करने से इसका इंडक्टेंस जो है वो घट जाएगा। इंडक्टेंस घट गया तो ये एम्पियर को लो कर देगा। एम्पियर लो हो गया तो फोन के ऊपर जैसे ही तुम लोड डालोगे, यानी कि कैमरा को ओपन करोगे, तो ये रिस्टार्ट कर देगा, या तो हैंग ऑन लोगों पर रुकेगा, आगे बढ़ेगा नहीं कि पीछे हटेगा नहीं।
तो गुरुजी इसको पकड़ना तो बहुत कठिन है फिर। बहुत आसान है, नहीं बहुत नहीं ही गुरुजी, ज्यादा आसान है। गुरुजी हाँ, रीस्टार्ट होने का तो रीजन यही हो गया, जब हमने कैमरा उसको ओपन किया, इस पे तो हाई लोड आया। हाई टास्किंग लोड, हुआ ना, हाँ हाई टास्किंग हुआ ना, हाँ तो जी, ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा एम्पियर चाहिए। जी जी जी। और ज्यादा वोल्ट ज्यादा एम्पियर कैसे बनेगा? इंडक्टेंस बनेगा तभी तो बनेगा ना। तो रीस्टार्ट तो तभी हो जाएगा ना जब लोड पड़ेगा, उसको फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो रीस्टार्ट कर देगा फोन को, नहीं नहीं नहीं, यही होगा ना। फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपका वोल्टेज ही नहीं बनेगा। आपने मेरे को 100 रुपया दिया किसी के हाथ में, और वो बंदा जाके आपको बोल रहा है कि मैंने गुरुजी को 100 रुपया दे दिया, तो क्या आप मान जाओगे? नहीं ये, मानोगे? नहीं नहीं गुरुजी, वो तो जब तक मैं बिल्कुल नहीं समझा। बोलूंगा, जब तक हाँ मैं नहीं बोलूंगा कि सिंह साहब मेरे को 100 रुपया मिल चुका है, तब जाके आके मानोगे ना। जी जी तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक ये होता है, पावर आईसी एक वोल्टेज सप्लाई किया सीपीयू को, सीपीयू के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसकी जानकारी सीपीयू वापस भेजता है पावर आईसी को कि तुमने जो वोल्टेज मेरे को दिया था वो मुझे मिल गया है। तभी वो वोल्टेज को कंटिन्यू करता है, वरना वो वोल्टेज को दे के तुरंत बंद कर देता है। अगर जी उसको फीडबैक नहीं मिलेगा वो वोल्टेज को बंद ही कर देगा, और वो कुछ नानो सेकंड में बंद करेगा, यानी कि सेट आपका ऑन होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी। अगर इसको जानना चाहोगे तो आई चार्जर में अगर इसको लगाओगे तो तुरंत एम्पियर लेगा और लेके तुरंत जीरो हो जाएगा। ओके ओके। लेकिन लीकी कंडीशन, जो आजाद अभी कहा कि ये बहुत तकलीफ होगा इसको पकड़ना, क्या रे आजाद यही बोला ना? जी 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 गुरुजी। ये बिल्कुल आसान है। पता है क्यों? जी कैसे पकड़े गुरुजी? देखो, 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहां पर बनता है। 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है। लोड के हिसाब से मिनिमम लोड जो है वो 100 किलो हर्ट्ज से चालू होता है। अगर यहां पर डीएसओ इस्तेमाल करोगे 100 किलो हर्ट्ज से 100% ये नीचे आएगा। अगर कॉइल थोड़ी सी भी लीकी होगा ना, तो वो 100 किलो हर्ट्ज से नीचे आ जाएगा। तो वहां से तुरंत पकड़ा जाएगा कि ये इंडक्टर खराब है। क्लियर हो गया क्या आजाद? मने सर हमें ओनली डीएसओ उसका से ही पकड़ सकते हैं ना? फ्रीक्वेंसी से ही पकड़ हाँ, सकते हैं। आमतौर पर इसको पकड़ना भारी मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहां पर डीएसओ का इस्तेमाल करना जरूरी है। ओके। ओके ओके गुरुजी। आते हैं शॉर्ट चेकिंग में। अगर वैल्यू 001 या 002 आ रहा है तभी इसे फुल शॉर्ट मानेंगे। और ऐसे केस में ज्यादातर सीपीयू ही इंटरनली शॉर्ट होता है। 00 अगर आ गया या 002 आ गया, तो इस केस में हम बॉक कॉइल से ज्यादा सीपीयू को शॉर्ट मानते हैं। और 99% केस में हम लोगों ने देखा सीपीयू ही शॉर्ट निकलता है। होता है कि नहीं? जी गुरुजी। प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक स्टिप क्या है? अगर आपके फोन डीसी पावर सप्लाई पर 80 मिली एम्पियर से 150 मिली एम्पियर के बीच में फंसा हुआ है, तो डीवीडी प्रोक बी और डीवीडी प्रोक ए यानी कि एल को चेक करें। सबसे पहला काम होना चाहिए, अगर इनमें से एक भी सप्लाई नहीं बन रही है तो सीपीयू ट्रिगर ही नहीं करेगा। अब ट्रिगर क्या है? क्या बोले हो? अब ट्रिगर क्या है? स्टार्टअप जी गुरुजी। स्टार्टअप। एक सवाल है, सवाल का जवाब दो। क्या आपने MT 6769 के सिमेटिक में देखा है कि प्रोक बी के लिए पीएमआईसी में कितने फेज कॉइल्स का इस्तेमाल किया गया है? कितना किया गया है? नहीं गुरुजी इतना। पास में सौ नहीं होता है। अबे शायद अली, तेरे पास कोई है क्या? बोल तो मैं 50 रुपया दूंगा, वो तुझे ठुकाई करता रहेगा क्लास खत्म होने तक। बोल। नहीं है। तो सुन, ज्यादातर अभी अगर नए फोन में हम चले जाए, क्योंकि हम लोग मीडिया टेक के सीपीयू के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर फ्लैगशिप फोन के चलते हैं जो उसमें मीडिया टेक का सीपीयू लगा होता है, तो वहां के प्रोसेसर बिग कोर प्रोसेसर के लाइन में एक एक दो दो तीन तीन चार चार कॉइल लगे होते हैं, क्योंकि उस सेक्शन को हाई एम्पियर की जरूरत होता है, बहुत ही हाई एम्पियर की जरूरत होता है। यहाँ तो बस मैंने 2 लिखा है।
तो क्या है MT 6769 के सिमेटिक में देखा के कि प्रोक बी के लिए PMIC कितने फेज कॉइल की इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी हाई परफॉर्मेंस के लिए 2 कॉइल्स को पैरेलल में भी रखा जाता है। अब अगर आजाद तुम्हें यही सवाल किया जाए कि इसमें बिग और लिटिल कोर है ही नहीं, इसमें बिग और लिटिल कोर है ही नहीं, तो कितना बक कॉइल यहां पर इस्तेमाल होगा? 5 गुरुजी। नहीं, 2। 2 होगा गुरुजी। 2 होगा। अगर बिग कोर लिटिल कोर अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग एक एक, या बिग कोर के लिए कभी कभी 2 कॉइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शेयरेबल कॉइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं DVDD एसराम प्रोक बी। क्या है? DVDD एसराम प्रोक बी। ये बहुत ही एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि अब जरा गौर से देखो इस पॉइंट को क्या किया गया है। एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड किया गया है ना। जी जी जी। जी। अगर इस कैपेसिटर को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर इस कैपेसिटर को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सर सेट तो डेड हो जाएगा फिर। यहां डेड नहीं होगा, ये पागल हो जाएगा पूरी तरह से। हीट अप होगा गुरुजी क्या? नहीं, हिट भी नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंसी को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ पैसा आ गया, उसमें 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट होता है। अगर उसको एक बोरे में भर के दे दे तो तुम्हें बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसको एक एक करके सजा दोगे उसके बाद क्या अजीब लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह ये इंटरनल ब्लॉक में जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको सजाने का काम करता है। इसलिए यहां पर देखो 100 नैनो फैराड का एक कैपेसिटर लगा है। क्या यहां पर माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा है? नहीं, नैनो फराड। चलो पहले समझते हैं ये DVDD एसराम आता कहां से है। DVDD एसराम प्रोक बी आते हैं, इसको यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये LDO लाइन से निकल के आ रहा है, जरा देख लो। एस एल डी ओ के लाइन से ये तुम्हारा निकल के आ रहा है। BS राम प्रोक, ये 11 12 ये लाइन का नंबर है, इसको छोड़ो। BS राम प्रोक, और बाहर इसका नाम क्या हो गया? बी बी प्रो। अरे कौन सा है? आपको दिखाता हूं। शोर आया क्या बाहर से? जी। अरे वो ड्रिलिंग कर रहा है वहां पर किसी का दीवार। अच्छा अच्छा। 1 मिनट। तो यहां पर हमने देखा ये जो भी कहां गया, यहाँ हमारा जो DVDD एसराम प्रोक बी है वो इसके अंदर नाम होता है बी एसराम प्रोक। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या चीज है इसको जरा देख लेते हैं, ये क्या चीज है। DVDD एसराम प्रोक बी वो सप्लाई है जो CPU के ब्लॉक बी यानी कि हाई परफॉर्मेंस कोर के अंदर मौजूद एसराम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को पावर देता है। जरा सा यहीं पर मैं खामोश हो जाता हूं और पूछता हूं तुमको, एसराम क्या होता है? बोलो, एसराम क्या चीज होता है? गुरुजी ये सीपीयू के अंदर लगा होता है। हाँ, ये तो हर जगह में है, आपका एसराम बहुत सारे जगह में लगा होता है, लेकिन ये एक्चुअली एसराम क्या होता है? सर जैसे फिक्स वोल्टेज है गुरुजी, किसी भी 0.9 मेमोरी वोल्ट। के चलने के लिए रैम की जरूरत होती है, तो जो सर हमारा सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होता है उसके लिए, उसको चलाने के लिए होता है ये। नहीं 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 नहीं, ये फिक्स रैम होता है गुरुजी। ये फिक्स्ड रैम होता है। हर प्रोसेसर के अंदर
यानी कि प्रोसेसर को कई अलग अलग छोटे छोटे प्रोसेसर में बांटा गया है ना, तो हर प्रोसेसर के अंदर एक छोटा छोटा मेमोरी रखा गया है जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, REGI, RESI नहीं, REGI कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे मेमोरी में ये उस डाटा को संभाल के रखने के बाद आगे जाके परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसी को समझते हैं कि DVDD SRAM प्रोक भी वो सप्लाई है जो CPU के ब्लॉक भी यानी कि हाई परफॉर्मेंस के अंदर मौजूद SRAM यानी कि स्टैटिक RAM को पावर देता है। जब हम VDRAM की बात करते हैं तो वो बोर्ड पे लगी बड़ी रैम यानी कि EMCP के लिए थी, लेकिन CPU के हर कोर के पास अपना एक छोटा सा सुपर फास्ट मेमोरी ब्लॉक होता है। अब क्लियर हो गया क्या? अब क्लियर हुआ क्या? जी सर। जिसे हम L1 L2 या कैसी या SRAM कहते हैं। DVDD SRAM प्रोक भी वही सप्लाई होता है। DVDD SRAM प्रोक का डीप डिकोड करते हैं। DVDD SRAM यानी कि ये रैम चिप के अलग होती है, ये चिप के अंदर ही होती है और इसका काम होता है CPU के सबसे जरूरी और फास्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, सबसे जरूरी और फास्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। आते हैं लॉजिक लेवल पे। ये सप्लाई हमेशा DVDD प्रोक भी जिनसे कोर को पावर दी जाती है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। अगर कोर को पावर मिल गई पर SRAM को नहीं मिली तो CPU कैलकुलेट तो करेगा पर उस डाटा को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो फोन डेड हो जाएगा। तो यहां से सीधा सीधा हम ये समझे क्या, DVDD SRAM को अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा फोन डेड हो जाएगा? सीधा सीधा इसको यही समझ सकते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं। फिर आते हैं MT6769 में इसका इंपोर्टेंस क्या है। वोल्टेज वैल्यू, इसका वोल्टेज अक्सर 0.9 से लेकर 1.1 वोल्ट के आसपास होता है। सीक्वेंस ये सप्लाई भी प्रो के बनते ही या उसके तुरंत बाद बननी चाहिए। सोर्स क्या है? MT6769 में ये हमेशा PMIC MT6358 के एक स्पेसिफिक LDO या बॉक्स से आती है। यह स्पेसिफिक LDO या बॉक्स से आती है। टेक्नीशियन नजर से अगर हम इसको देखें, द इंटरलिंक, अगर DVDD प्रोक बी यानी कि कोर वोल्टेज बन रही है लेकिन DVDD SRAM प्रोक बी मिसिंग है तो CPU कभी भी बूट नहीं करेगा। मल्टीमीटर से चेक करने पर आपको लगेगा कि वोल्टेज बन रही है लेकिन ये बारीकी मिस हो सकता है। शॉर्टिंग का खतरा होता है। SRAM की लाइन का मतलब है कि CPU के अंदर मेमोरी सेल डैमेज हो गए हैं। ऐसे केस में अक्सर CPU बदलना ही एकमात्र रास्ता होता है। अगर DVDD SRAM लाइन शॉर्ट हो गया CPU से तो एक ही रास्ता बचता है, CPU को चेंज करो। LDO वर्सेस बक, सिमाटिक में ध्यान से देखिए क्या ये सप्लाई किसी कॉइल से आ रही है या किसी कैपेसिटर के जरिए, यानी कि LDO आउटपुट। अगर कैपेसिटर से तो उस कैपेसिटर का लीकेज फोन को डेड या ऑटो पोर्ट के कंडीशन में डाल सकता है, तो जरूरी है इस कैपेसिटर को चेक करना। इसके बाद आते हैं DVDD प्रोक L। तो प्रोक बी को हमने समझ गया या प्रोक बी में समझने में कोई दिक्कत आया अभी तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि मॉडर्न CPU में यानी कि मिड रेंज CPU हो गया या हाई एंड CPU हो गया तो CPU को कैटेगरी में बांट दिया गया है, बिग लिटिल कोर में गया है। क्या तिवारी जी? तिवारी जी, हाँ गुरुजी। आपके आपके जो CPU होता है, आप जिस हाँ। डिवाइस को रिपेयर करते हैं उसके CPU में और 2 कोर होता है क्या? एक PCH होता है, एक CPU साथ में भी आने लगे हैं गुरुजी लेटेस्ट वर्जन में। नहीं 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 नहीं, आप अंदर की बात करें, ऊपर की बात ना करें। आपको मैंने अंदरूनी बात अभी बताया कि मोबाइल के CPU में बिग कोर लिटिल कोर होता है। तो आपके जो लैपटॉप या PC को आप रिपेयर करते हैं उसमें जो जी। प्रोसेसर होता है उसमें भी बिग लिटिल कोर होता है। हाँ होता है गुरुजी, क्योंकि उसके बाहर कॉइल रहती है। और उसके बाद भी आपके पास और एक कोर होता है, बताइए वो कौन सा कोर है? मालूम नहीं? मालूम नहीं ना? पास बैंड कोर तो आता नहीं उसमें। थ्रेड कोरिंग, थ्रेड कोरिंग आपका। थ्रेडिंग, हाँ थ्रेडिंग, हाँ, थ्रेड वो कोरिंग एक्टिव है। किया जा सकता है बायोस से, बराबर है। हाँ, वो होता है, थ्रेड कोरिंग होता है।
आपको याद दिला दिया ताकि आप मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर का भी याद रख लीजिए। सर धन्यवाद गुरुजी। ब्रावो। हाइपर थ्रेडिंग। डीबीडीडी प्रोक एल का मतलब है डिजिटल वोल्टेज फॉर प्रोसेसर कोर एल यानी कि लिटिल। पिछले मैसेज में हमने प्रोक बी यानी कि बिग कोर की बात की थी जो हैवी टास्क संभालते हैं। अब हम प्रोक एल पर होते हैं जो फोन के उन 4 या 6 कोर को पावर सप्लाई देता है जो हल्का काम जैसे बैकग्राउंड एप्स, कॉल हो गया, स्टैंड बाय मोड हो गया, इनको संभालने का काम जो है वो लिटिल कोर करता है। अच्छा, एक बात यहां पर दिमाग में खटक गया, ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्या हमको आन पड़ी इसको हम बिग कोर लिटिल कोर थर्ड कोरिंग में हमने इसको तब्दील किया? हमको जरूरत क्या है? इससे पहले तो हमारा एक ही कोर के अंदर सभी कुछ होता था, इसको हम बिग लिटिल में क्यों तब्दील कर दिया? क्या आ मतलब वो सर जैसे अलग अलग काम बांट देने से हाँ, काम अच्छे तरीके से हो जाता है और बोझ बोझ नहीं पड़ता एक आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा। यहां पर वो नहीं है। यहां एम्पियर। पर सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन यानी कि बैटरी खपत को कम करना, सिर्फ एंड सिर्फ। अगर बिग कोर लिटिल कोर में हमने तब्दील कर दिया तो जब हम हैवी टास्किंग करेंगे तो लिटिल कोर बंद रहेगा, जब हम लो टास्किंग करेंगे तो बिग कोर बंद रहेगा। इसके वैसे गुरुजी सभी ऑन रहते हैं एक साथ। हाँ, नहीं 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 नहीं, ना 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 ना। खपत और ऑन यानी कि मान के चलो तुम्हारे घर में बिजली की सप्लाई है, अगर तुम बल्ब और फैन या टीवी नहीं चलाओगे, लाइन तो होता है लेकिन खपत होता है क्या? डिमांड सप्लाई। नहीं वही तो खपत नहीं होगा। तो एल का मतलब लिटिल कोर। गुरुजी ऐसा माने कि अगर मेरे पास 10 सामान है, अगर एक स्विच से कनेक्शन कर देते 10 एक साथ तो वो नुकसान करेंगे, और अलग अलग स्विच जिसकी जरूरत होगी वही स्विच ऑन करेंगे तो हमारी बिजली खपत कम होगी। इसके पीछे भी एक राज है और वो राज ये है, अगर एक स्विच में हम 10 बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो स्विच का कैपेबिलिटी को देखा जाना चाहिए। स्विच में कैपेबिलिटी कितना है? जो 10 लोड तुमने लिया लगाया, उस 10 लोड एक वक्त में कितना एम्पियर खपत कर रहा है, और तुम्हारे स्विच की एम्पियर संभालने की ताकत क्या है? नहीं गुरुजी, मेरा वहां सेंस नहीं था। मेरे कहने का मतलब है गुरुजी, जैसे अलग अलग स्विच रहेगा तो हमें जब ज्यादा लोड की जरूरत पड़ेगी ज्यादा चीजों की तो अलग अलग स्विच ऑन करके काम कर लेंगे। वैसे एक ही स्विच से कनेक्शन रहेगा तो जिसकी हमें नहीं भी जरूरत है उसको भी लोड जाएगा ना सर, तो हमारा खपत ज्यादा होगा। हाँ, ये तो बात सही है। यही तो इस वजह से कोर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक हाई टास्किंग के लिए और एक लो टास्किंग के लिए। तो एल का मतलब हो गया लिटिल कोर। MT6769 में बैटरी बचाने के लिए बिग लिटिल आर्किटेक्चर होता है। एल क्लस्टर लिटिल कोर होता है, तब काम करता है जब फोन में नॉर्मल काम चल रहा होता है। वोल्टेज वैल्यू क्या है? इसका वोल्टेज हमेशा 0.7 से लेकर 0.9 वोल्ट के बीच होता है। प्रायोरिटी क्या है? फोन ऑन होने के लिए प्रोक एल का बनना सबसे जरूरी है, क्योंकि बूटिंग का शुरुआत का काम अक्सर ये लिटिल कोर से ही होता है। तो अगर बिग कोर हमारा बन रहा है और लिटिल कोर नहीं बन रहा है तो सेट हमारा चालू नहीं होगा। आई बात समझ में ना? जी जी। प्रोक बी और प्रोक एल में फर्क क्या है? फीचर देख लो, डीबीडीडी एल और डीबीडीडी बी दोनों को हम देखते हैं। काम नॉर्मल टास्क एंड स्टैंड बाई। प्रोक बी क्या करता है? गेमिंग, कैमरा, हैवी एप्स को चलाता है। पावर कम बिजली खाती है, कौन? लिटिल कोर। प्रोक बी ज्यादा बिजली खाती है। डेड फोन, इसके बिना फोन कभी ऑन नहीं होगा। इसके बिना भी फोन ऑन हो सकता है पर हैवी लोड पर रिस्टार्ट होगा। क्लियर हो गया क्या? अगर लिटिल कोर नहीं बना तो सेट ऑन नहीं होगा। अगर बिग कोर बन नहीं रहा है तो सेट ऑन तो हो जाएगा लेकिन रिस्टार्ट करेगा। क्लियर है? क्लियर है? जी जी। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन चेकलिस्ट टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग। MT6769 बोर्ड की ट्रेसिंग करो तो इन पॉइंट्स पर जरूर फोकस करें। कौन सा पॉइंट है?
बक कॉइल आइडेंटिफिकेशन PMIC MT 6358 के पास आपको दो अलग कॉइल्स दिखेंगे, एक प्रोक L के लिए और एक प्रोक B के लिए। इन दोनों की वोल्टेज को चेक करना मस्ट है, पहले इनको चेक करो। उसके बाद आता है द करंट हैंग इशू। अगर डीसी मशीन पर करंट 30 मिली एम्पियर से 70 मिली एम्पियर तक आके अटक रहा है तो 90% चांस है कि प्रोक एल बन रही है, लेकिन CPU आगे ट्रिगर नहीं कर रहा है। अगर प्रोक एल की कॉइल पर वोल्टेज नहीं है तो PMIC को रिवल या चेंज करें। लो इंपीडेंस, जैसे प्रोक बी का वैल्यू लो आता है वैसे ही प्रोक एल की भी डायोडा वैल्यू गुरुजी जब ये 70 मिली एम्पेयर पे अटकेगा, इस कंडीशन में पोर्ट नहीं बनेगा हमारा। 70 मिली एम्पियर से आपका पोर्ट बन जाएगा ना। 50 गुरुजी, से ऊपर गया तो पोर्ट बन जाएगा अगर लेकिन शॉर्टिंग नहीं कुछ हुआ। कुछ वोल्टेज तो हमारे नहीं मिल रहे ना CPU के अभी। हाँ, पोर्ट अलग चीज है और प्रोसेसिंग अलग चीज है ना। पोर्ट बनने पर क्या तुम्हारा फ्लैशिंग हो जाता है या फ्लैशिंग में एरर आता है? हाँ, एरर आएगा गुरुजी। तो क्लियर हो गया ना। पोर्ट बनना और प्रोसेसिंग ये दोनों अलग चीज है। तो लो इंपीडेंस जैसे प्रोक बी की वैल्यू लो आती है वैसे प्रोक एल की भी वैल्यू लो आएगा, जो कि 30 ओम से लेकर 100 ओम के भीतर मिल सकता है। इसे शॉर्टिंग ना समझे। तो कहां गया हमारा प्रोक एल? ये है डीबीडीडी प्रोक एल, और इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये हमारा पावर आईसी से बन के आ रहा है। चलो थोड़ा घूम के आते हैं वहां से। ये है आईसी के B9A9 बॉल से एक इंडक्टर लगा हुआ है L2002। इस इंडक्टर से हमें यह वोल्टेज मिलेगा, या तो इस कैपेसिटर में मिल जाएगा। अगर इस कैपेसिटर को यहां से कॉपी करते हैं और इसको लेआउट में लेके पेस्ट करते हैं तो यहां पर हमें वो वोल्टेज मिलना चाहिए। ये वाला कैपेसिटर है वो, ये वाला कैपेसिटर जरा देख लो, पावर आईसी के ठीक नीचे ये लगा है। इस कैपेसिटर में हमें लो कोर का वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि 0.7 से लेकर 0.9 वोल्टेज होना चाहिए। अगर यहां पर वोल्टेज नहीं मिला तो किसी भी हाल में सेट हमारा स्टार्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डीबीडीडी एसराम प्रोक एल। जैसे हमने डीबीडीडी एसराम प्रोक बी देखे थे, उसी तरह वो बिग कोर का मेमोरी था और ये लिटिल कोर का मेमोरी है। कहां पर है देख लेते हैं जरा उसको। ये है क्या डीबीडीडी एसराम प्रोक एल? तो क्या ये एलडीओ से बनेगा या बक से बनेगा? ये वोल्टेज हमें एलडीओ से मिलेगा या बक से मिलेगा? सर बनना तो बक्स ही चाहिए। नहीं, यहीं पर तुम लोगों का थोड़ा गलती क्या हो रहा है। देखो, एलडीओ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और बक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको समझना जरूरी है। एलडीओ जो है वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, यानी कि यूपीएस होता है। सेकंड क्या है, इनपुट में तब्दील होने पर भी आउटपुट में कोई तब्दील नहीं होता है। थर्ड क्या होता है, इसमें क्लीन एंड नीट फ्रीक्वेंसी जाता है जिसमें कोई किसी तरह का मिलावट नहीं होता है। लेकिन उसी को अगर हम बक कॉइल के जरिए बनाएंगे तो बक कॉइल से आपको अलग से अनसैचुरेटेड फ्रीक्वेंसी भी मिलेगा, लो हाई भी होगा, लेकिन एलडीओ कभी लो हाई नहीं होता है। अब समझा इसको क्यों एलडीओ वोल्टेज चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसका वोल्टेज हाई लो हुआ तो ये कमांड को डिकोड कर पाएगा क्या? कमांड सीपीयू पहले तुम्हारा ईएमएमसी हो ईएमसीपी से लाया तो यहां पर वो थोड़ी देर के लिए उस कमांड को रोकेगा, फिर तो प्रोसेस करेगा ना। तो जब तक कमांड यहां पर रुकेगा नहीं तो प्रोसेस कैसे होगा? तो इसीलिए डीबीडीडी एसराम प्रोक एल ये तुम्हारा एलडीओ वोल्टेज है। देख लो यहां से,
कहां से निकला भाई साहब? आजाद कुमार, जी सर। कहां से निकला है? LDO। एलडीओ सर। अभी समझ में आया एलडीओ और बक में फर्क क्या है? जी जी। जी। इस वजह कह- से। हाँ कहने का मतलब गुरुजी, ये जो हमारा SMP होता है उसके उसके द्वारा बनाया जाता है सारा LDO। हाँ, एक बात मैं दूसरा आप यहां पर बता दूं। हम लोग अभी रैम के बारे में पढ़ रहे हैं, डी रैम, एस रैम। डी रैम हो गया डायनामिक, यानी कि वो चेंजेबल है। एस रैम हो गया स्टैटिक रैम, यानी कि वो स्थिर है। डी रैम का वोल्टेज आपका ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एस रैम का वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो आपका डाटा प्रोसेसिंग नहीं होगा। इसीलिए बार बार क्लास में भी कहा था, यहां पर भी कहा था, कल के क्लास में भी कहा था, पिछले क्लास में भी मैंने ये कहा है कि रैम का वोल्टेज हर वक्त स्थिर होता है, स्टेबल होता है। यही कहा था कि नहीं? जी। तो इस चीज का अगर ध्यान रखोगे तो रैम का वोल्टेज हर वक्त एलडीओ से ही निकलेगा, यानी कि एसराम का। चलो आगे बढ़ते हैं। डीवीडीडी एसराम, तो ये हमारा एक एलडीओ वोल्टेज है। और ये क्या है, इसकी पूरी तरह से जान लेते हैं। डीबीडीडी एसराम प्रोक एल का ब्रेकडाउन क्या है? एसराम फॉर लिटिल कोर, सीपीयू के जो कोर्स बैटरी बचाने के लिए होते हैं, वह छोटे काम करते हैं, उन्हें अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोर करने के लिए इस सप्लाई की जरूरत। क्या यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो गया या अब भी कुछ रहा? यहां से पूरी तरह से क्लियर हो गया है या अब भी कुछ रहा? जी हो गया गुरुजी, हो गया। तो प्रोसेसिंग करने के लिए उसे याद रखना पड़ेगा। बगैर याद रखे वो प्रोसेस नहीं कर सकता। इसीलिए उसको याद रखने के लिए ये वोल्टेज स्टेबल होना जरूरी है। और स्टेबल वोल्टेज सिर्फ एंड सिर्फ हमें एलडीओ से ही मिलता है। ये ज्यादातर पीएमआईसी के एक डेडिकेटेड एलडीओ से ही आती है। इसका वोल्टेज वैल्यू कितना होता है? हमेशा 0.9 वोल्ट से 1.1 वोल्ट के बीच होता है। मतलब समझ में आया या अभी भी ये कंफ्यूज रहा? 0.9 या 1.1, या अभी ये कंफ्यूज है ना? कंफ्यूजन है क्या? नहीं गुरुजी। या तो ये 0.9 होगा या तो ये 1.1 होगा। ये हमारा एलपीडीडीआर के ऊपर निर्भर करता है। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए ये सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट से समझ लीजिए। इसके पीछे भी 3 कारण, इसलिए मैंने यहां पर सारे 3 कारण की तुम्हारे सामने रखा है। क्या था? आजाद, आजाद, जी गुरु जी। वो कादर खान का डायलॉग जरा बोलना। इसके पीछे भी 3 कारण है। यही क्या गुरु जी? बोला था, वो कादर खान का वो फिल्म में डायलॉग था ना, इसके पीछे भी 3 कारण है। हाँ हाँ जी जी, वो बार बार बोलता था। तो मैं भी यहाँ पर सारे जगह में 3 कारण दे रखा हूं ना। जी 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 सर। सो एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए ये सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स को समझ लो। पहले बूट सीक्वेंस का हिस्सा, अगर डीबीडीडी प्रोक एल यानी कि कोर पावर बन गई लेकिन डीबीडीडी एसराम प्रोक एल नहीं बनी तो लिटिल कोर पावर ऑन तो होगा लेकिन वो कोई भी कमांड रीड या स्टोर नहीं कर पाएगा। इसके वजह से फोन डेड कंडीशन में रहेगा। यानी कि कमांड तो आ गया, समझ गए ना? मान के ऐसे चलो, मैंने तुम्हें 100 रुपया दिया। आजाद इस बात को समझना, मैंने तुम्हें 100 रुपया दे दिया। जी अब जी। तुमने 100 रुपया को हाथ में पकड़ा है, कोई आके तुमसे छीन के ले गया। अब बोलो तुम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा पाओगे? अरे नहीं गुरुजी गुरु अभी तक दिया ही नहीं है, स्टूडेंट में कैसे जाऊंगा? सो अगर डीवीडीडी प्रोक एल बन गई लेकिन डीवीडीडी एसराम प्रोक एल नहीं बनी तो लिटिल कोर पावर ऑन तो हो जाएगा, लेकिन यानी कि यहां पर मैं सेट को पावर ऑन नहीं कह रहा हूं, ध्यान से इस बात को भी याद रखना। जी मैंने जी। ये कहा लिटिल कोर पावर ऑन तो हो जाएगा, यानी कि कोर तो ऑन हो जाएगा लेकिन वो भी कमांड रीड या स्टोर नहीं कर पाएगा। इस वजह से फोन डेड कंडीशन में रहेगा।
तो कितना जरूरी है ये जो एसराम वाला लाइन है। जी जी, बहुत जरूरी है। याद रखना बोर्ड सीक्वेंस में ये बहुत ही जरूरी है। एसराम लीकेज प्रॉब्लम। कई बार सीपीयू के लिटिल कोर वाला सेक्शन इंटरनल लीक हो जाता है। ऐसे में डीवीडीडी एसराम प्रोक एल की लाइन पर डायोडा वैल्यू बहुत ही लो हो जाता है। अगर यहाँ शॉर्टिंग है तो फोन डीसी पावर सप्लाई पर बटन दबाते ही हाई एम्पियर यानी कि ऑटो करंट ले सकता है, या तुरंत ड्रॉप हो सकता है यानी कि 4 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट इस तरह का हो सकता है। ट्रेसिंग कैसे करोगे? बोर्ड पर यह सप्लाई अक्सर सीपीयू के आसपास लगे किसी छोटे कैपेसिटर पर चेक की जाती है। अगर आपको 67-59 में प्रोक एल की कॉइल पर वोल्टेज मिल रही है पर फोन पोर्ट नहीं बना रहा है तो इस एसराम कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करना जरूरी है। आपके लिए एक सवाल है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सीपीयू रिवल करने के बाद कुछ सेट्स लोगों पर ही हो जाते हैं? वो अक्सर तब हो जाते हैं जब इनमें से कोई एक एसराम बल्ब सही से कनेक्ट नहीं होता है ना तुम लोगों के साथ, सीपीयू रिवल करने के बाद खड़ा हो गया, जी जी आगे जी, बढ़ा ऐसा नहीं, पीछे नहीं बढ़ा है। अब तुम लोग सोचोगे कि एसराम को तो यहाँ तो 10 बल्ब है तो एक ना जुड़े तो क्या हो जाता है। अभी समझ में आया? अगर एक बल्ब भी नहीं जुड़ेगा तब भी ये खड़ा हो जाएगा। गुरुजी दोबारा मेरे पास करना खड़ पड़ता गया है। अभी। मैंने सुबह सुना था उसके बारे में, लेकिन मैं यहाँ बिजी था इसलिए जवाब नहीं दिया। लेकिन आजाद तो जवाब दे दिया था ना, सीपीयू को दोबारा रिवॉल्व करो, उसने कहा सही से बैठा नहीं है। जी जी जी, देखा हूँ। फिर आते हैं डीवीडीडी कोर। ये कौन सा बला आ गया, डीवीडीडी कोर। ये है क्या डीवीडीडी कोर? जी जी, यही है। डीवीडीडी कोर है ना? जी गुरु जी। चलो डीवीडीडी कोर को थोड़ा देख लेते हैं। डीवीडीडी कोर जिसे अक्सर सिर्फ वी कोर भी कहा जाता है, नहीं तो तुम लोग बाद डिजिटल, में गुरु जी डिजिटल वोल्टेज, उसके बाद सर क्या हुआ दोनों का डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, डीवीडीडी डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन यानी कि मॉसफेट से निकलने वाला ये एक ऑन ऑफ होने वाला वोल्टेज है, जिसे अक्सर हम लोग सिर्फ भी कोर भी कहते हैं। लेकिन यही अगर मैं ब्रैकेट दे के तुम्हें नहीं लिखता, तुम बाद में बोलते डीवीडीडी कहाँ, कोर तो पावर आईसी में हमको मिला नहीं, हम क्या करेंगे। इसलिए इसको अक्सर भी कोर भी कहा जाता है। वो सप्लाई है जो सीपीयू को उन हिस्सों को चलाता है जो पूरे फोन के कोऑर्डिनेशन और डाटा फ्लो को संभालते हैं। ये जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। ये पूरे फोन के अंदर कोऑर्डिनेशन और डाटा फ्लो को संभालते हैं। ये कोऑर्डिनेशन क्या है सैयद अली? सैयद अली, बोलिए। कोऑर्डिनेशन क्या है? पता नहीं है गुरु जी। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे गांव में कोई अगर तुम लोग आपस में मिलके कोई पिकनिक मनाते हो, हाँ, क्या तुम अकेला जाके पिकनिक मनाते हो और या दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट करके तुम पिकनिक मनाते हो? दोस्तों के साथ जाने के लिए मजा आता है। तो साथ मिलके ना, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ मिलके। आई बात समझ में ना? यही है ये सर। पूरे फोन के अंदर जितने भी लॉजिक यूनिट्स होते हैं उनके साथ मिलके ये डाटा को फ्लो करने का काम को संभालते हैं, यानी कि कमांड देना कमांड लेना, क्लॉक देना क्लॉक लेना, ये काम को संभालता है कौन? डीवीडीडी कोर। अगर प्रोक एल और प्रोक बी इंजन है तो डीवीडीडी कोर इसका गियर बॉक्स है। ये सप्लाई सीपीयू के डिजिटल लॉजिक बॉस इंटरफेस जो सीपीयू को रैम से और स्टोरेज से जोड़ता है और इंटरनल पेरिफेरल को वो पावर देती है। डीवीडीडी कोर का फुल डिकोड यहां पर करते हैं। डिजिटल कोर पावर, ये सप्लाई सीपीयू के उन लॉजिक गेट्स को चलाती है जो 0 और 1 के सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। वोल्टेज वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वोल्टेज हमेशा 0.8 से 0.9 के बीच होता है।
ये हमेशा स्टेबल रहनी चाहिए। अगर ये फ्लक्चुएट करेगा तो फोन सिस्टम क्रैश करेगा, फोन सिस्टम क्रैश करेगा। डिपेंडेंसी क्या है? जब तक डीबीडीडी कोर नहीं बनेगी, सीपीयू का इंटरनल ब्रेन यानी कि लॉजिक यूनिट एक्टिव नहीं होगा और फोन आगे की सिग्नल जैसे कि रैम को पावर देने का सिग्नल नहीं भेज पाएगा। यानी कि ये बता नहीं पाएगा कि भाई पावर आईसी इसको वोल्टेज दे दे, भाई पावर आईसी ऑडियो को वोल्टेज दे दे, पावर आईसी कैमरा को वोल्टेज दे दे। अगर तुम्हारा डीवीडी कोर बंद हो गया तो कमांड फेल हो गया, यानी कि कम्युनिकेशन तुम्हारा फेल हो गया, यानी कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन फेल हो गया। अब कोऑर्डिनेशन फेल हो गया तो तुम्हारा सेट डेड है। द लॉजिक फॉर टेक्नीशियन। MT6769 बोर्ड पर जब आप ट्रबल शूटिंग करते हैं तो डीवीडी कोर के लिए ये पॉइंट्स याद रखें। द डेड बोर्ड केस, अगर फोन डीसी मशीन पे 40-60 मिली एम्पियर के बीच में स्टक है तो अक्सर भी कोर बनती है लेकिन आगे का सीक्वेंस रुक जाता है। लो रेजिस्टेंस इस लाइन की डायोडा वैल्यू वोल्ट टेस्टिंग में भी कोर सप्लाई की तरह कम होती है, अक्सर 100 से 200 के भीतर होता है। अगर ये वैल्यू 0.0 यानी कि 10 ओम से नीचे है तो ये लाइन को शॉर्ट मानी जाएगी। क्या भी प्रोक में 5 से नीचे गए शॉर्ट, भी कोर में 10 से नीचे गया तो शॉर्ट। याद रहा या रिपीट करूं इसको दोबारा? एक बार रिपीट करिए गुरुजी। भी प्रोक में 5 ओम से नीचे गया तो वो शॉर्ट है, अगर भी कोर में 10 ओम से नीचे गया तो वो शॉर्ट है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? MT6358 PMIC के पास ये हमेशा एक बॉक कॉइल के जरिए दिखेगी। सिमेटिक में इससे भी कोर या मॉडेम के बिल्कुल पास पाई जाती है। बी मॉडेम के पास ये कॉइल तुमको मिल जाएगा, बी कोर वाला कॉइल। पांचटा साढ़े बता। तो ये कहां हमको मिलेगा, जरा चलते हैं। कहां गया हमारा डीवीडी कोर? डीवीडी कोर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, ये इतना सारा जगह में जाता है, कब पहुंचेंगे वहां पर जाके? आजाद थोड़ा मंत्र फूंक दे वहां से। कोशिश कर रहा हूँ सर। ये तो सीपीयू के अंदर पेरिफेरल में गया है ये। अच्छा गुरुजी, लाइट ऑफ मंत्र। ये है डीवीडी कोर, ये है डीवीडी कोर और ये कॉइल यहां पर लगा है L2003 और इसको अक्सर हम लोग बी कोर के नाम से जानते हैं। इस कैपेसिटर के माध्यम से या यहां से इस इंडक्टर को यहां से अगर हम कॉपी करेंगे तो लेआउट में पेस्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वो कॉइल। ये वाला कॉइल में हमें वोल्टेज स्टेबल मिलना चाहिए। अगर ये फ्लक्चुएट करेगा तो सेट हमारा रैंडम रिस्टार्ट करेगा। भी कोर और भी प्रोक और भी कोर में डिफरेंस क्या है? प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सप्लाई इसको पावर देता है, फॉल्ट होने पर क्या होगा? भी प्रोक डायरेक्ट सीपीयू कोर को कैलकुलेशन के लिए वोल्टेज देता है, फोन बिल्कुल डेड हो जाएगा या हाई एम्पियर लेगा अगर इसको फॉल्ट हुआ। वी कोर इंटरनल लॉजिक एंड बॉस कम्युनिकेशन के लिए होता है, फोन पोर्ट बना सकता है पर बोट नहीं करेगा। आजाद, तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया क्या? जी जी, अब मिला गुरुजी। पूरा क्लियर? जी जी, क्लियर क्लियर सर। एक जरूरी सवाल का जवाब दे दो भाई। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ मीडियाटेक सेट में सीपीयू और रैम रिवल करने के बाद भी फोन में मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट पर ही रुका रहता है? ऐसे केस में वी कोर और वीआईओ का बराबर होना बहुत जरूरी है।
जब दोनों नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा सीपीयू, ईएमएमसी या यूएफएस या रैम, इनको रिवॉल्व करने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा पोर्ट ही बनेगा। फिर आते हैं डीबीडीडी एसराम कोर। डीबीडीडी एसराम कोर, चलते हैं भाई, कहाँ गया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डीबीडीडी कोर, देख लो यहाँ पर कितना सारा कैपेसिटर लगा है। फिर आते हैं डीबीडीडी एसराम कोर। तो क्या यहाँ पर आजाद तुम्हें ये दोबारा समझाना पड़ेगा कि ये वोल्टेज बक या एलडीओ से निकलेगा? नहीं गुरुजी, पता चल गया क्यों आ रहा है। अब एसराम अगर ये है तो इसको भी एलडीओ से वोल्टेज मिलता रहेगा। जी जी, बिना उसके चलेगा नहीं। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? गुरुजी इसमें भी ऑटो पोर्ट आएगा। वो तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है कि अगर इसको वोल्टेज नहीं मिला तो कम्युनिकेशन कहां से होगा भाई? नहीं होगा गुरुजी, नहीं होगा। क्योंकि ये तो डाटा को स्टोर करेगा नहीं। कमांड आया, क्लॉक आया, उसको तो वो स्टोर करेगा नहीं। अब स्टोर करेगा नहीं तो रिलीज कहां से होगा? कोई चांस नहीं गुरुजी, वो बंद हो कोई। गया होगा। इससे ये ज्यादातर तुम्हारा प्रॉब्लम सीपीयू से आता है, ध्यान में रखना इसको। तो डीबीडीडी एसराम कोर जो पूरे टेक्निकल पजल के एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये सप्लाई सीपीयू के कोर लॉजिक यानी कि भी कोर ब्लॉक के गुरुजी अंत गुरुजी जरा इसका स्कीमेटिक दिखा दीजिएगा एक बार फिर से। में बात करता है। ये बीच में कैप क्यों लगा गुरुजी? इसमें वोल्टेज आ रहा है ना। आप ग्राउंड है ना, क्या बात कर रहा है? अच्छा, जी जी जी, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। मैं तेरा सर फोड़ूंगा। तू तो गंजा सर दिखा तो मैं फोड़ दूं तेरा पहले। गुरुजी ये छिप गया था इधर ना गुरुजी, वो दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ गया। अरे यही तो, अगर यहाँ पर 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर नहीं लगेगा तो लॉजिक लॉजिक में डिफरेंस कहां से आएगा? सारा लॉजिक तो आपस में मिल जाएंगे, यानी कि चनाचूर गरम बाबू ले लो, वो बन जाएगा यहाँ पर। जी जी जी, इसीलिए इसको कैपेसिटर लगा के क्या किया गया है? ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड किया गया है ताकि फ्रीक्वेंसी को वो मेंटेन कर सके। यहाँ पर हुआ है के ऊपर चर्चा कर सकते हो। इतने बंदे हो, 18-20 बंदे हो, आपस में बात करो। और आजाद सर बोलिए। मैं अभी एक चैट में एक पीक डाल रहा हूँ, सीपीयू एमएमसी दोनों बेटा दिया, बाद में इसको पोर्ट ए पोर्ट क्यों आ रहा है? ठीक है, अभी भी डाल रहा हूँ। क्या आ रहा है? ये कौन सा पोर्ट कल ये पोर्ट क्यों बन रहा है? मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं दे रहा है। एक आजाद भैया, जी सर, बताइए। मैं कह रहा हूँ यार, एक रेडमी नोट 14 प्रो है, टच नॉट वर्क में है। हाँ हाँ तो उसके अंदर से एक लाइन आती है, इंटरप्ट की लाइन, सीटीपी करके, सीपीयू से जो 0 ओम रजिस्टर के लगाने के बाद कनेक्टर पे पहुंचती है। हाँ हाँ हाँ, ये बताओ, उस लाइन में जीआर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, तो मेरा क्या कंडीशन है? मेरा जो ओके बोर्ड है उसमें तो जीआर आ रहा है, जिसमें फॉल्टी बोर्ड है ना, हाँ उसमें जीआर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा उसका, जैसे उसका 0 ओम्स का रजिस्टर है, मुझे लगता है वो ओपन हो गया होगा। तो मैंने हाँ हाँ। उसको रिमूव करके जंपर लगाया तो सेम कंडीशन है। अब मैंने अरे तो सीपीयू उसका वो उठाया। सुनिए, संदेह क्या है उसको चेक कर लीजिए ना। उसके एक सिरे पे जीआर आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा, तब ना आप जंपर मारेंगे। हाँ, लेकिन उसको तो दोनों सिरे पे ओएल आ रहे हैं। हाँ तो वो सीपीयू से ट्रैक ओपन है ना उसका। तो अगर सीपीयू से ट्रैक है, तो जहाँ पे जिस जिस बॉल से सीपीयू से आ रहा होगा, हाँ हाँ, वहां पे जीआर आना चाहिए या नहीं? या सीपीयू के लगने के बाद जीआर आएगा वहां पे? बिना सीपीयू लगे जीआर कहाँ से आएगा? कोई चांस नहीं है। अच्छा, सीपीयू के लगने के बाद ही आएगा जीआर? हाँ। हाँ
या तो आप हाँ डिस्प्ले बिठा के उस पॉइंट का जीआर ले सकते हैं, या फिर सीपीयू उठा के वहां से वहां तक का ट्रैक चेक कर लीजिए आपके सीपीयू से और डिस्प्ले कनेक्टर तक का। मतलब कनेक्टिविटी चेक करनी है। हाँ 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 अच्छा, मैंने इसमें पता क्या काम किया? हाँ हाँ मैंने क्या काम किया, मैंने देखा पैड पे तो जीआर नहीं आ रही है, मतलब उसमें ना बोर्ड के पैड पे तो जीआर नहीं आ रही है, तो मैंने सीपीयू को उल्टा किया। हाँ हाँ सीपीयू को उल्टा करने के बाद एक क्रॉप ग्राउंड पे रखा और ब्लैक हाँ। वाले से रीडिंग ली, तो सीपीयू में जीआर आ रही है। एक बात और मैं बता दूं आपको, वो ट्रैक हाँ और वो ड्राई हो जाता सीपीयू तब आता है, लेकिन जब आप सीपीयू को उल्टा करके ग्राउंड लेते हैं तो ये हाँ। जरूरी नहीं, उसमें भी ग्राउंड सबके अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसी ग्राउंड से चेक कर रहे हो, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के अलग अलग ग्राउंड बने होते हैं। जब तक आप पर्टिकुलर उसके ग्राउंड से नहीं चेक करिएगा तब तक आपको क्लियर रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर आपका कहने का मतलब ये है, सिर्फ मैं इसका एक कनेक्टिविटी चेक कर लूं बस? कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए और सीपीयू को बिठा दीजिए, वो जीआर आ जाएगा, जो आपका पॉइंट कटा हुआ है वो सही हो जाएगा। पक्का? 100% अगर आपका वो बोर्ड से क्या कह रहे हो, एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस। आपके बोर्ड से और कनेक्टर तक का वो कनेक्टिविटी बता रहा है ना, कंटिन्यूटी है ना उसमें। अभी वो चेक कर रहा हूँ, मैंने चेक नहीं किया वो। अरे हाँ हाँ। आजाद, जी गुरु जी। मैं तुझे 50 रुपया दूंगा तो जैन को अच्छे से ठोकेगा क्या? इसको मैंने 2 दिन पहले बोला था कि सीपीयू रिवॉल्व कर दे, हो जाएगा। पकड़ के ठोक उसको पहले। अरे आजाद सर सर, सही कह रहे हो आप। आजाद सर, हाँ बोलिए। चेट में 2 पिक डाल दिया, इसको प्रॉब्लम क्या है देखिए ना। थोड़ा आवाज आपका पता नहीं कुछ अजीब, हम समझ नहीं पाते, थोड़ा सा फिर से बोलिए, आवाज आपकी चलिए क्लियर नहीं आ आजाद सर, मैं देखता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करता हूँ, देन आपको रिजल्ट बताऊंगा फिर। एकदम हम एकदम इसको 100% सही हो जाए। दो ओके। पिक डाल दिया। क्या डाल दिया? चेट में 2 पिक्चर डाल दिया। क्या डाल दिया, फिर से बोलिए। मैं मैं दो तुम्हारा क्या पिक्चर है, डाला है। चेट में 2 पिक्चर डाल दिया, इसको क्या किस लिए होता है? पिक्चर कहाँ है आपका, व्हाट्सएप पे डाले हैं? नहीं, ये व्हाट्सएप नहीं है, चैट में डाल दिया, चैट अच्छा। चैटिंग में डाल दिया, चैटिंग में। हाँ ठीक है ठीक है। क्या अभी आजाद, जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पर? आजाद, जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के? जी गुरु जी बताइए। मैं क्या कर रहा हूँ तुम बोलो। गुरु जी एनर्जी नहीं ले रहे हैं? अरे थक गया यार, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है। गुरु जी कोई नहीं, दिक्कत हो तो हम रोकते हैं, कल करते हैं ना फिर। नहीं, आज एसी एसी तो लाइन के बाद रोकेंगे, अभी तो 4-5 दिन चलेगा ना, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, इसी के बाद रोकेंगे। एसराम को कंप्लीट कर लेते हैं फिर रोकते हैं, ठीक है ना? जी 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 मैं, गुरु जी। मैं खाना खा लिया अभी, यानी कि एनर्जी ले लिया मैंने। भाई ना, बाकी जियो में है हाँ अभी चालू हुआ गुरुजी। तो इतना सारा निकल गया, बड़ी दुख भरी कहानी है। कल के क्लास में गुरुजी मैं उसको कल के बोला था क्लास, पहले। ठीक है, कल के क्लास में कवर कर देंगे, काहे इतना अभी तो बहुत बाकी है ना। जी जी। ब्रेक के बाद से हुआ है सर। अरे वो एनर्जी निकल गया, मेरा पूरा एनर्जी खत्म हो गया, थोड़ा सा एनर्जी तो डाल दूं मैं पहले। गुरुदेव, हाँ जी। हम सेटिंग में 2 पिक डाल दिया, इसको सीपीयू एमएमसी दोनों रिवॉल्व कर दिया, बाद में ये इसको पोर्ट बन रहा है, क्या पोर्ट बन रहा है मेरे को बतेरा क्लैरिटी। मारूंगा तेरे को क्लास के दौरान अगर इस तरह का सवाल किया तो। नहीं नहीं, ये अभी तो आप बोल रहे हैं ना, अब एनर्जी खत्म हो गया है। चलो देखो यहाँ पर, दोबारा यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। अगर डीवीडी कोर बन रही है लेकिन डीवीडी एसराम कोर मिसिंग है तो सीपीयू अपने इंटरनल रजिस्टर को रीसेट या इंस्टॉलाइज नहीं कर पाएगा। ऐसे में फोन अक्सर बिना पावर बटन दबाए सीधा कंप्यूटर पर मीडियाटेक पोर्ट या ऑटो पोर्ट बनाने लगेगा। अगर इस लाइन में कैपेसिटर हल्का सा लीक हो जाए तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, रिजल्ट फोन हैंग ऑन लोगों पर रहेगा या बार बार सिस्टम यूआई हैज बीन स्टॉप्ड करके बनाएगा जैसे एरर देगा, क्योंकि कोर लॉजिक मेमोरी सही से काम नहीं करता है। ट्रेसिंग टिप क्या है बोर्ड पर? यह सप्लाई अक्सर किसी बॉक कॉइल से नहीं बल्कि पीएमआईसी से निकलने वाला एक एलडीओ आउटपुट कैपेसिटर पर मिलता है। सिमेटिक में इसे सीपीयू के उन पिंस पर दिखा जा सकता है जो एसराम कोर के लिए रिजर्व्ड है। तो कल से हमारा जो आगे का क्लास रहेगा वो डीवीडी मॉडेम से, यानी कि यहां तक तो हमने देख लिया
अब हम देखेंगे डीवीडीडी मॉडेम। ये डीवीडीडी मॉडेम से हमारा शुरू होगा। तो आज हमारे बीक और एसराम VDD2 VDD-Q इसको हमने देखा नहीं, कल हम VDD2 को देखेंगे और वी मॉडेम को देखेंगे, VDD1 को देखेंगे। फिर चलेंगे जो हमारा अगला स्टेप है, जो अगला स्टेप है उसके ऊपर भी हम चलेंगे कि अगले जो हमारा प्रोसेसर का हिस्सा है, ये एक हिस्सा है एबीडीडी, PLL, पेरी और पेरिफेरल AD, ग्राउंड वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी एक सेक्शन है, ये सिम सेक्शन हो गया, क्लॉक सेक्शन हो गया, IF सेक्शन हो गया, RFIC सेक्शन हो गया, MIPI हो गया, BPI हो गया, से ET ऑक्स से रेफरेंस पावर, इसको भी देखेंगे। जैसे जैसे क्लास हमारा बढ़ता जाएगा हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन PMU IF क्या होता है आजाद मियां? ये क्या है PMU IF? सर ये CPU और उसके बीच पावर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बनाता है सर। इंटरफेस। ये कौन बोला? पावर मैनेजमेंट पावर इंटरफेस। मैनेजमेंट। सर ये मैंने बोला। मतलब जैन साहब आप बोले ना, यस सर। दिस इज नॉट इंटरफेस, दिस इज इंटर यूनिट। फ्रीक्वेंसी। आया ओके समझ सर। में? दिस इज इंटर फ्रीक्वेंसी। इंटर फ्रीक्वेंसी, यस सर। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको हम देखेंगे। और ये भी एक सेक्शन है IGI, ये सेक्शन भी है कीपैड UART I2C WBG यानी कि वाइड बैंड गैप और कॉन्फ़िगरेशन IF है। और PWM GPIO, ये सारा सेक्शन हमारा आगे है। ये लगता है साला 10 सेक्शन 10 क्लास ले लेगा, 10 क्लास तो ये लेगा, ये पता चल गया है मेरे को, 10 क्लास ये लेगा। एक क्लास में हमने बस एक सेक्शन को ही कवर किया है और 6 सेक्शन बाकी है। एक सेक्शन भी हमने पूरी तरह से कवर नहीं कर पाया है। एक रिकॉर्डिंग चालू सेक्शन है मीन्स गुरुजी। गुरुजी 6 दिन। क्या हुआ? गुरुजी वो अब तो 6 रिकॉर्डिंग बंद रिकॉर्डिंग कर चालू दीजिए। है। चलो मैं यहां से पहले बंद कर दूं इसको। हाँ, शेयरिंग मैंने बंद कर दिया, अभी रिकॉर्डिंग को भी मैं बंद कर देता हूं।